सिंह राजपूत जो एक्टर रहे हैं उनका मर्डर हो जाता है। ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना था कि उनके मर्डर का वीडियो डार्क वेब पे अवेलेबल है। ये जो संभावना है ये बिल्कुल होता है, ऐसा हुआ है। सुशांत ने मौत से पहले अपने बहुत सारी डिवाइसेस का डेटा डिलीट करवाया था। उसने रिक्वेस्ट की थी कि मेरा लैपटॉप फॉर्मेट हो जाए और ये सब हुआ था। तो इतना परेशान नहीं, हाई कोर्ट ने शायद वो केस ओपन करने की बोला है। 16 पॉइंट्स लिखे थे और इनमें से एक पॉइंट का भी कंक्लूजन कर लोगे तो मर्डर वो 16 पॉइंट देने के बावजूद फिर मुझे जो फीडबैक आए वो यही आए कि यार तुम्हें भी पता है केस तो सॉल्व करना नहीं। सवाल कैपेबिलिटी पे मैं कभी डाउट नहीं करता, ना एजेंसीज की, ना पुलिस की, ना किसी की। प्रेशर कैसा है, पॉलिटिकल अलाइनमेंट उस समय क्या है, उससे बहुत कुछ फर्क पड़ता है। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है इलेक्शन मैनिपुलेशन पॉसिबल है। They gave list of elections that they manipulate. उन्हें पूरा लिस्ट दिया, उन्होंने कहा हमने लास्ट बिहार इलेक्शन, यूएस इलेक्शन, जो ट्रम्प और हिलरी का था वो सब उन्होंने मैनिपुलेट किया। गूगल के पास तो हमारा सारा डाटा है, कितना सिक्योर है ये? इसीलिए मैं यूपीआई यूज नहीं करता। पहले सुना था कि आप अपना ओटीपी देंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड हैक हो जाएगा। आपको क्या लगता है क्रिमिनल आपका पासवर्ड गैस करता है? उसको आपका पासवर्ड पहले से पता होता है। वो ओटीपी के लिए जाएगा ही तब जब उसके पास बैंक का पासवर्ड हो। डाटा प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती भी है? जितना एप्लीकेशन आपके फोन में रहेंगी इतने चांसेस हैं कि आपका डेटा किसी न किसी गलत हाथ में पहुंचे। बच्चे आजकल स्नैपचैट पे इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ उनको फ्रीडम मिलती है। साइबर बुलिंग की वजह से सुसाइड कमिट होते हैं। 1-2 साल में आप देखोगे तबाही होने वाली है टीनेज बच्चों को लेकर। तो दिल्ली में अटैक हुआ, देश की राजधानी में दिल्ली के लाल किले के पास धमाका हुआ है। उसमें ये चीजें सामने आ रही थी कि टेलीग्राम के थ्रू सब कुछ हुआ। भारत को यदि किसी चीज से खतरा है वो पाकिस्तान या चाइना या टर्की या ईरान या किसी ऐसे देश से नहीं है। भारत को जो खतरा है दोस्तों, वंदे मातरम। हमेशा की तरह आज एक नए अध्याय के साथ एंड जिन शख्सियत के साथ आज आप रूबरू होने वाले हैं वो कोई किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, एक लेजेंडरी पर्सन। एंड आज कुछ हट के बात होगी डिफरेंट वर्ल्ड के बारे में, जिसमें कि इंटरनेट की दुनिया के बारे में बात करने वाले हैं। इंटरनेट के बारे में बहुत बड़े बड़े लोग जिन्होंने अपनी सत्ताएं भी बनाई हैं और सत्ताएं भी खोई हैं। इंटरनेट आप सभी लोग यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज़ हो रहा है और ऐसे आज भी बहुत सारे लोग हैं जिसमें जो कि साइबर क्राइम्स के अटैक के द्वारा अपनी सारी की सारी संपत्तियां खो चुके हैं ऑनलाइन। और आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे कि किस तरह से आपने इन चीज़ों को ऑस्पेशली यूज़ करना है और इंटरनेट जगत से बचना भी है, काम भी करना है और आगे बढ़ना भी है। एक समय था जब लोग घर पे मिला करते थे। आज शायद घर पे मिले या ना मिले, ऑनलाइन जरूर मिलेंगे। पहले आपको बैंक जाना पड़ता था, आज बैंक आपके पास आता है। आज की दुनिया में सहूलियतें बढ़ गई हैं। इंटरनेट के द्वारा, ऑनलाइन फैसिलिटीज के द्वारा सहूलियतें तो बढ़ी हैं, लेकिन उसके साथ साथ खतरा भी बढ़ा है। जरूरी है कि हम उन सहूलियतों के साथ उन खतरों का सामना करें, उनसे बचें। और कैसे बचें, इसके लिए हमें एक एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत है। हाल ही में जो साइबर क्राइम्स बढ़े हैं उनसे उन जैसे और क्राइम्स की चपेट में और लोग ना आ पाएं। क्या ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान में रख के हम ऐसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं? उसके लिए जो आज हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे जी। सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। दुबे जी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास और पहला क्वेश्चन सिंपल बेसिक क्वेश्चन जो कि हर एक व्यक्ति का क्वेश्चन है आज के समय में। अक्सर बैंक वाले भी कहते हैं और किसी को वेबसाइट बनानी है या अपनी चीज़ों को सिक्योर करना है, टू स्टेप ऑथेंटिकेशन, ये आम बात हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का डाटा चोरी हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि डाटा प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ होती भी है? नहीं, बिल्कुल होती है, लेकिन होता क्या है सर कि एक जेनरिक स्टेटमेंट हमेशा मैं बोलता हूँ कि इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं। एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए और एक जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। एक्चुअली हम सब किसी न किसी स्टेज पर हैक हो चुके हैं। हमारा डेटा ऑलरेडी बाहर है, हमारी गलतियों की वजह से या जिन लोगों ने डेटा लिया उनकी गलतियों की वजह से। तो डेटा नॉर्मली होता कहाँ है? 3 जगह होता है, या तो क्लाउड पर होगा या सर्वर पर, या एंड पॉइंट पर जहाँ आप एक्सेस कर रहे हो, या ट्रांजिट पर।
नॉर्मली जब कोई सिस्टम डिज़ाइन करते हैं या एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं तो हम जो सिक्योरिटी गाइडलाइंस फॉलो करते हैं उसके हिसाब से डेटा एट रेस्ट शुड बी इनक्रिप्टेड, डेटा इन ट्रांजिट शुड बी इनक्रिप्टेड। मतलब जब डेटाबेस में है तब भी इनक्रिप्शन है, ट्रांजिट है तब भी इनक्रिप्टेड है, और जब एंड पॉइंट पे आ रहा है तब सेशन बेस्ड रेगुलेटेड एक्सेस है कि जिसने देखा, क्या देखा, कितनी बार देखा, कब देखा, सब उसको पता है सर्वर को। अब यहीं से डेटा निकलना शुरू होता है। आपके फ़ोन में जितनी एप्लीकेशंस हैं वो कुछ ना कुछ तो ले रही हैं, और वो सब फ्री है। जैसे ही हमें कोई चीज़ फ्री मिलती है तो हम अपना थोड़ा सा कंट्रोल उसको दे देते हैं। सो व्हेन इफ देयर इज एनीथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड, यू आर द प्रोडक्ट। आप जो कंट्रोल उसको दे रहे हो वो इवेंचुअली आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा क्रिमिनल। आप हर उस एप्लीकेशन पर रिलाय नहीं कर सकते जो आपके फ़ोन में है, और हम कई बार आँख मूंद के 20-25 ऑन एन एवरेज जो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में वो सारे एंट्री पॉइंट है। मुझे सिर्फ एक चाहिए होती है। जब हिलेरी क्लिंटन का फ़ोन हैक हुआ था तो आई मैसेज की अवेलेबिलिटी एक्सप्लॉइट हुई। जब बहुत सारे जर्नलिस्ट के फ़ोन हैक हुए आईफोन, तो व्हाट्सएप की अवेलेबिलिटी एक्सप्लॉइट हुई। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, अभी उनका चूंकि केस चल रहा है, उनका आईफोन हैक हुआ तो उनका एक मीडिया प्लेयर की अवेलेबिलिटी एक्सप्लॉइट हुई। ये जो आपके फ़ोन में इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं, हर एप्लीकेशन कई बार कुछ 0 डेज अवेलेबिलिटीज़ के संग अवेलेबल होती है। 0 डेज अवेलेबिलिटीज़ क्या होती हैं? वो जो अभी तक फिक्स ही नहीं हुई, जो पता ही नहीं है डेवलपर को, लेकिन वो डार्क वेब पे अवेलेबल होती है, पता पड़ता रहता है लोगों को, और वो आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। तो पहले एक जेनरिक चीज़ें समझ लीजिए कि जितना एप्लीकेशन आपके फ़ोन में रहेंगी उतना आपने रिस्क बढ़ा दिया, उतने चांसेस हैं कि आपका डेटा किसी न किसी गलत हाथ में पहुंचेगा। सर, इसमें 2 बातें हैं। एक तो आपने कहा एंड टू एंड इनक्रिप्शन की। अब क्योंकि एज अ लेमैन ये टर्मिनोलॉजी हमने सुनी है एड्स में कि व्हाट्सएप एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, आपका मैसेज कोई नहीं सुन सकता, बट फिर भी व्हाट्सएप हैक होता है। दूसरी चीज़ है कि टेलीग्राम भी बहुत यूज़ होता है। अब एक तरफ तो वल्नरेबिलिटी है, दूसरी तरफ अभी रिसेंटली जो दिल्ली में अटैक हुआ उसमें ये चीज़ें सामने आ रही थी कि टेलीग्राम के थ्रू सब कुछ हुआ। तो हमारे जैसा एक लेमैन कैसे टेलीग्राम ने कहे? वहाँ पर थ्रीमा ऐप यूज़ हुई। अच्छा, हाँ, थ्रीमा ऐप बड़ी इंटरेस्टिंग ऐप है। तो ऐसी कई सारी ऐप हैं मार्केट में जो आपको एनोनिमिटी देती हैं, जैसे डिस्कॉर्ड है जो बच्चे बहुत इस्तेमाल करते हैं, या टेलीग्राम भी एनोनिमिटी दे देता है, जहाँ पे ना तो आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा ना ईमेल आईडी। और आप ईमेल आईडी कोई जैसे प्रोटॉन मेल या किसी ऐसे सर्वर पर बना लीजिए जो डेटा नहीं देता है, तो आप ऑलमोस्ट एनोनिमाइज हो जाते हो। अब आपकी पहचान छिपी है और आप ये भी नहीं पता कर सकते कि जिससे आप बात कर रहे हो उसकी पहचान क्या है, तो रिस्क उतना ही आपके लिए भी है। कल के दिन उसने कुछ भी भेजा और आपने कर दिया और आप फंस गए तो फिर पुलिस कुछ नहीं कर सकती। तो आप जब भी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, चाहे वो टेलीग्राम है और वहाँ पर एनोनिमस लोग हैं ही, आपने देखा होगा जितने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट वाले फ्रॉड हो रहे हैं इवेंचुअली वो किसी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करा देते हैं, या व्हाट्सएप पे भी ऐड कराएंगे तो व्हाट्सएप में जो नंबर्स होंगे वो सारे म्यूल अकाउंट्स होते हैं। तो ये रिस्क इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपको एक लेवल का फ्रीडम चाहिए। व्हेनेवर यू गेट सम फ्रीडम यू इंक्रीज रिस्क ऑन योर लाइफ। बच्चे स्नैपचैट क्यों यूज करते हैं? सोचो कौन सी ऐसी चैट है जो व्हाट्सएप पे नहीं हो सकती, स्नैपचैट पे हो सकती है? स्नैपचैट का एक फीचर है कि आपने मैसेज भेजा, वो डिलीट हो गया, आपने देखा और वो डिलीट हो गया। तो जब व्हाट्सएप के संग जब स्नैपचैट आया तो ये वाला मेजर फीचर था जिसकी वजह से वो पिक होना शुरू हुआ कि यार उसमें मैसेज भेजो, देखो डिलीट हो जाता है स्नैपचैट में, जो स्नैप कर देगा उसको तुरंत। इससे क्या फायदा है? इससे फायदा है कि एक फ्रीडम मिलती है बच्चे को, फ्रीडम एग्रेसिव होने की, फ्रीडम अब्यूजिव होने की, फ्रीडम कि मैंने आई लव यू लिख दिया, देख लिया, डिलीट हो गया, मेरा तो काम हो गया। मैंने गाली दे दी, उसका दिमाग खराब हो गया, मैसेज डिलीट हो गया। अब आप स्नैपचैट पे जो बच्चे चैट कर रहे हैं वो देखिए कितनी एग्रेसिव हो जाती है, ऑब्सीन हो जाती है, अब्यूजिव हो जाती है। एनी सच फ्रीडम विल गिव यू नेगेटिविटी। आप देख रहे हो उस चीज का इस्तेमाल कोई पॉजिटिव नहीं हो रहा है। ऐसे ही किसी भी ऐप को जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आपको एनोनिमिटी दे रही है, वो आपको एक रिस्क भी दे रही है कि सामने वाला फिर उसके थ्रू आप तक पहुंचेगा, आपको धमकी देगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में क्या व्हाट्सएप सेफ है? क्योंकि व्हाट्सएप में भी एक वन टाइम मैसेज या वन टाइम नोट का ऑप्शन आता है, तो क्या व्हाट्सएप सेफ है? देखिए व्हाट्सएप सेफ है या आईफोन सेफ है या एंड्रॉइड, ये बड़ा सब्जेक्टिव मैटर्स होते हैं। व्हाट्सएप यदि सेफ भी है तब भी मैं व्हाट्सएप की चैट निकाल सकता हूँ। ओके। आईफोन यदि सेफ भी है तब भी मैं आईफोन हैक कर सकता हूँ। इट्स नॉट बिकॉज कि आईफोन के अंदर कोई कमजोरी थी, बट
आईफोन के अंदर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसमें से कोई एक वीक थी। तो जब पेगासस आया तो पूरा आईफोन हैक होता था। पेगासस कैसे इंस्टॉल होता था? पेगासस वाज अ मैलवेयर जो Yes. मिस कॉल पे इंस्टॉल होता था। मिस कॉल किस पे आती थी? व्हाट्सएप पे। एंड ये इजराइल ने बनाया था। इजराइल की एक कंपनी NSO ऑर्गेनाइजेशन इसने बनाया 2016 में, और 2019 तक वो सारी गवर्नमेंट को बेचते रहे। उन्होंने कहा हमने सारी सरकारों को बेचा। क्यों बेचा? ऑफ कोर्स सर्वेलेंस करने के लिए। इन्होंने पहले आईफोन के लिए बनाया, फिर एंड्रॉइड के लिए बनाना शुरू कर दिया। 3 साल 4 साल ये लोग बेच रहे होंगे तो छुप के थोड़ा ना बेच रहे होंगे सरकारों को कि नहीं हम बताएंगे नहीं कैसे हैक होता है। बोले ही होगा कि व्हाट्सएप पे मिस कॉल करना, और व्हाट्सएप की वल्नरेबिलिटी है जो हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जैसे पूरा आईफोन हैक कर लेंगे। फिर आप व्हाट्सएप कॉल भी सुन सकते हो, मैसेज भी देख सकते हो। अब आईफोन तो सेफ था, व्हाट्सएप की वल्नरेबिलिटी व्हाट्सएप को नहीं पता थी, और 4 साल नहीं पता थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्हाट्सएप को ना पता हो। जैसे ही मामला खुल गया, व्हाट्सएप हल्ला कर रहा है, नहीं नहीं हमें तो पता नहीं था, ओ सॉरी हम फिक्स कर देते हैं, ओ सॉरी 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 सॉरी। अरे भाई आईफोन खरीदे ही लोगों ने इसलिए था कि सेफ है, व्हाट्सएप खरीदे ही मतलब यूज किया इसलिए कि आप कह रहे हो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, सेफ है, ये भी सेफ है, ये भी सेफ है। इस पर मिस कॉल आती है, ये हैक हो जाता है। तो जब आप इतनी चीज पर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो मैं बाकी एप्लीकेशंस की क्या बात करूं। और जब व्हाट्सएप पे सवाल खड़े हुए पेगासस के टाइम पे, तो लोगों ने कहा कि सिग्नल पे आ जाते हैं, टेलीग्राम पे आ जाते हैं। यही हुआ, सारे जर्नलिस्ट सर सिग्नल पे बात करते हैं, सर व्हाट्सएप तो। किसी ने गूगल करके इतना नहीं देखा कि सिग्नल का फाउंडर है कौन। सेम व्यक्ति जिसने व्हाट्सएप बनाया, ब्रायन एक्टन। आप देख ही नहीं रहे हो दुनिया कैसे चल रही है। तो दुनिया पीछे पर किस तरीके कितनी खूबसूरती से कनेक्ट हो जाती है। एंड सेम फ्रेमवर्क था उसमें भी। सेम फ्रेमवर्क था। तो आप एक एनएम ऐप आई, जब मैं हमेशा बताता हूँ, पिछले 3 साल पहले एक आई, एनोनिमस से एनएम बना और डार्क वेब पे प्रमोट होना शुरू हो गई। लोग उसको, चैट ऐप थी, सारे लोग इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। मोस्ट सिक्योर ऐप, एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड, गवर्नमेंट भी नहीं देख सकती, कोई नहीं उसको क्रैक कर सकता, सारे क्रिमिनल एनएम यूज कर रहे हैं। मुझे कॉल आ रहा है, सर एनएम पे आ जाइए सर, उस पर बात करते हैं सर। अभी पिछले साल FBI ने 16 कंट्रीज में रेड डाली और $8 बिलियन के एसेट कॉन्फिस्केट किए। ओह माय गॉड। लग्जरी कार्स, घर्स, मेंशंस, बिटकॉइंस, गन्स, अम्युनिशंस, क्रिप्टो करेंसी, सब कुछ। एंड सब इसी पे चल रहा था। क्यों? क्योंकि एनएम ऐप FBI ने बनाई थी। ओके। उनको डार्क, एक बंदा मिला डार्क वेब पे, पकड़ा उसको, उन्होंने कूटा, जी हाँ। उससे कहा कि देख भाई गेम बड़ा बनाते हैं, तेरी क्रेडिबिलिटी है, ये ऐप है हमारी, इसको प्रमोट कर। जब सारे क्रिमिनल सारी दुनिया में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे फिर हम धप्पा करेंगे। तो आप कैसे किसी पे भरोसा कर सकते हो? आपको कैसे पता कि किस गेम के पीछे का खेल है क्या? तो कुछ भी कर ले, बचना मुश्किल है। नहीं अभी सवाल हम उल्टा पूछते हैं। मैं कहता हूँ बचना किससे है और क्यों। जी हाँ। एक चीज समझ के रखना हमेशा कि आप दुनिया में तब तक सेफ हैं जब तक आपका कोई दुश्मन नहीं है। जिस दिन दुश्मन खड़ा हो गया ना, फिर तरीके तो 100 इजाद कर लेगा वो आपको बर्बाद करने के। यस। तो आपकी, नॉट बिकॉज कि वो सिस्टम वल्नरेबल था, सिक्योरिटी कभी भी नेचर आपको देता ही नहीं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही चलता रहा है हमेशा। सिक्योरिटी हम खुद क्रिएट करते हैं। तो जो चीज हमने खुद क्रिएट की है, हमेशा उसमें गैप्स रहते हैं। जी हाँ। तो ये एक जेनरिक अंडरस्टैंडिंग जब तक लोगों में नहीं होगी कि वी आर नॉट रिलाइंग ऑन फोन, कि फोन सेफ है क्या सर, ये सवाल ही मुझे गलत लगता है कि मैं कैसे इसको वन लाइन में कह दूं कि नहीं सेफ है या अनसेफ। क्योंकि यदि आप के अकाउंट में 50,000 करोड़ पड़ा है तो फिर आप कोई सा फोन ले आओ, अनसेफ है। यस बिल्कुल। क्योंकि आदमी का रिटर्न मिलेगा ना, फिर वो वल्नरेबिलिटी खरीद लेगा मार्केट में। जो 0 डे वल्नरेबिलिटीज होती है वो 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ में मिलती है डार्क वेब पर, वन टाइम यूज के लिए। पर वो 20 करोड़ रिटर्न भी तो मिलना चाहिए आदमी को। यस एग्जैक्टली। तो आप का ROI के बेस पर इन्वेस्टमेंट होता है। बिल्कुल। So if you are so much valuable to someone who is your enemy, he may probably try to, but we create processes. हम सिर्फ एक डिवाइस पे थोड़ा डिपेंडेंट, हम एक पूरा प्रोसेस बनाते हैं और उस वजह से बच जाते हैं। एक्चुअली सर, ये जो डर की बात भी आई है ना, वो इसलिए आई है कि जाहिर सी बात है जिसके अकाउंट में 50,000 करोड़ हैं उसने पैसा भी बनाया है, दुश्मन भी बनाए हैं। लेकिन जो डर आता है वो एक आम आदमी के पास आता है। अब एक एज अ लेमैन मैं कंफ्यूज हूँ। क्यों कंफ्यूज हूँ कि पहले सुना था कि आप अपना OTP देंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड हैक हो जाएगा, आप किसी का फ़ोन उठाएंगे रीडायरेक्ट कर देगा, *# कुछ नहीं दबाना है। अभी आप कह रहे हैं मिस कॉल से भी आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये हैं, मेरे लिए 5,000 वैल्यूएबल है, मेरा दिमाग वहाँ काम नहीं करेगा कि मेरा कोई 5,000 क्यों निकालेगा, 50,000 करोड़ लगाएगा। आम आदमी इस डर से कैसे बचे?
देखिए आम आदमी के लिए जो अटैक वेक्टर होते हैं ना, उसके लिए जीरो डे अवेलेबिलिटी यूज ही नहीं होती, क्योंकि जीरो डे अवेलेबिलिटी बहुत महंगी है। मतलब ऐसे वाले अटैम्प्ट जिसमें आपसे क्लिक भी नहीं कराए और आपका पैसा निकाल ले, उसको कहते हैं जीरो क्लिक मैलवेयर। क्लिक भी नहीं कराया और निकल गया, मिस कॉल निकल गया। ये वाले खतरे आम आदमी के लिए है ही नहीं। पेगासस आज तक किसी आम आदमी के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो कैसे आम आदमी होगा? सेफ है। हाँ, क्योंकि आम आदमी 5-10 करोड़ का रिटर्न नहीं दे पाएगा। फिर आम आदमी के लिए खतरे हैं कहां से? आम आदमी के खतरे हैं कि वो खुद कुछ गलती करता है। उस केस में क्रिमिनल विल नेवर हैक योर डिवाइसेस टू रीच टू यू। क्रिमिनल विल ऑलवेज हैक यू टू रीच टू योर डिवाइसेस। वो आपसे ही कराएगा, गोली आपसे ही चलवाएगा वहां तक। अब आप कैसे करते हो ये सारा खेल कि हमारी जो ब्रेन है, जैसे मैं एक जेनरिक स्टेटमेंट देता हूं कि हमेशा जो हम हैं, हम वी आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा दैट हैज बीन फेड टू अस सिंस आवर बर्थ। आप हिमाचल में पैदा हुए, आपकी सराउंडिंग्स, आपके इन्वायरमेंट्स, आपके दोस्त, टीचर्स, पेरेंट्स, गुरुज, बुक्स जो आपने पढ़ी, वो जो डेटा आप कंज्यूम करते गए उससे आप बन गए। मैं बुंदेलखंड में पैदा हुआ, मेरी सराउंडिंग्स से मैं बन गया। अब हम सब उस डेटा को ही जीते रहते हैं जिंदगी भर, उसको डिफेंड भी करते हैं, पर हम वो डेटा नहीं है, हम कुछ और हैं। और द मोमेंट यू रियलाइज बियॉन्ड दैट, देन यू आर सेफ। जिस दिन ये डिस्टिंक्शन नहीं होता, तब तक आप डेटा से इन्फ्लुएंस होते रहते हो। चैप्टर 13 भगवद गीता, भगवान कृष्ण से अर्जुन यही पूछते हैं, क्या आप मुझे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग पढ़ा रहे हो? पहले बताओ मैं कौन हूं? भगवान कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम अर्जुन हो? तुम तो अर्जुन के पहले भी थे, तुम तो अर्जुन के बाद भी हो गए। इस वक्त तुम अर्जुन का रोल प्ले कर रहे हो। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि तुमने जो आज बचपन से लेकर आज तक डेटा कंज्यूम किया उसका तुम प्रोडक्ट हो। तो तुम ज्यादा फूलो मत कि तुम अर्जुन हो तो बहुत स्पेशल हो। तुम्हारी जगह कोई भी होता वो अर्जुन ही बन जाता, कर्ण की जगह जो होता वो कर्ण ही बनता। तो फिर बोले मैं कौन हूं? बोले उसके लिए सिद्धांत है दृग दृष्टि विवेका का सिद्धांत, जो मांडूक्य उपनिषद में, भगवत गीता में, जो लोगों का इंटरेस्ट है वो डिटेल में पढ़ने, वेरी साइंटिफिक मेथड कि आप पहचान सकते हो कि आप दरअसल हैं कौन। और द मोमेंट यू रियलाइज कि आप कौन हैं, फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर ना आपको कोई चीट कर सकता, ना धोखा दे सकता, बिकॉज यू स्टार्ट लुकिंग एट सेल्फ एज ए विटनेस। आप अपने आप को बाहर से देखने लगते हो, क्योंकि आप वो तो हो ही नहीं ना। आप साक्षी भाव से जैसे अपने आप को देखते हो। कोई क्राइम होता है, जैसे ही क्राइम हो जाता ना, आदमी को 10-20 सेकंड बाद पता पड़ जाता है कि यार गलती कर दिया, ये स्कैन कर दिया यार, वो उस पर ट्रस्ट कर लिया यार, वो तुरंत फोन करता है, सारी राम कहानी सुनाता है। तो 10 सेकंड पहले क्यों नहीं पता पड़ रहा था उसको? 20 सेकंड पहले क्यों नहीं पता पड़ रहा था? 20 सेकंड बाद उसने अपने आप को साक्षी भाव से देखा, विटनेस की तरह, कि मैं क्या कर रहा था ये। ट्रू, वेरी ट्रू। जब तक वो उस डेटा के इन्फ्लुएंस में था, वो डेटा ही जी रहा था। पर जैसे आप विटनेस देखते हो, क्योंकि आप मेरी गलती देख सकते हो, मैं आपकी गलती देख सकता हूं, हम अपनी गलती तब तक नहीं देख सकते जब तक हम अपने आप को बाहर से नहीं देखते। इसीलिए हम जिंदगी में डिफेंड करते रहते हैं। ये कोर फिलॉसफी है जो सदियों से हमें सिखाई गई है। हम उसको भूल के सोच रहे हैं कि मैं आपके फोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करा दूं और फिर आप सेफ हो, 4 सेटिंग करा दूं, फिर आपका कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। यदि इस उम्मीद से आप बैठे हो पॉडकास्ट को देखने, कभी यदि ऐसा होता तो ट्विटर क्यों हैक होता, सॉफ्टवेयर क्यों हैक होता? डिनायल मोड से बाहर आना पड़ेगा। हाँ, आप देख रहे हो जितने भी बड़े बड़े हैक हुए हैं, उनके सिक्योरिटी बजट मिलियंस ऑफ मल्टी मिलियन डॉलर्स थे। $100 मिलियन का तो ट्विटर का सिक्योरिटी बजट था। तो फिर और 4 बार हैक हुआ है 3 साल में। जिस दिन एक्वायर हुआ उसके 2 हफ्ते बाद हैक हो गया। जब आप रूट कॉज निकालोगे ना, चाहे वो ट्विटर हैक का हो, चाहे वो सऊदी अरामको का हो, चाहे वो स्टक्सनेट हो, या जितने भी बड़े बड़े हैक आपने सुने, एक इंसान पीछे था जो गड़बड़ किया था। मशीन की वजह से नहीं हुआ था। वो तो एक कॉज हो सकता है, बट देन देयर इज समवन हु डिड सम मिस्टेक। जरूरत है एंटीवायरस की, यहां वहां नहीं है। ट्रू, वेरी ट्रू। तो मेरे क्वेश्चन के आंसर में मैं लोगों से यही कह सकती हूँ कि आपका पैसा लूटने के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा पैसा लगाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका अकाउंट किसी के लिए थ्रेट नहीं है, तो आप सेफ हैं। और एक और बात, दोस्त बनाइए, दुश्मन नहीं। नहीं, देखिए ऐसा है, अभी हम उस वाले केस में आते हैं, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, 2 चीज़ें मिक्स करते हैं। हम केसेस देख रहे होते हैं दुनिया के बड़े बड़े हैक, और सोचते हैं जो मेरे संग भी हो रहा है ना, वो भी ऐसे कोई हुडी पहन के हैकर कर रहा है। वो नहीं कर रहा है। वो जो आपके संग हो रहा है वो तो 18वीं
18 साल के 17 साल के बच्चे कर रहे हैं। ये जो OTP चुराने की टेक्निक्स हैं, ये हैकिंग है ही नहीं। जो मैंने वीडियो बनाए 12 तरीके OTP चुराने के, दैट इज नॉट कॉल्ड हैकिंग। बट उससे पैसे तो निकल जाएंगे आपके, यस एग्जैक्टली। नुकसान तो आपका हो ही जाएगा। वो सोशल इंजीनियरिंग है कि मैं कैसे आपको उलझा के ट्रिक करके आपका OTP उड़ा लेता हूँ। जी हाँ। तो जितने ये गाइडलाइन सरकार निकालती है ना कि डोंट शेयर OTPs, ये मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि हमने हर जगह पोस्टर में लिखा देखा डोंट शेयर OTPs, डोंट शेयर, पूरे ऑफिस में 10 पोस्टर लगा दिए। आपको क्या लगता है दुनिया इतनी बेवकूफ है कि वो अपने OTP बांटते फिर रही है कि किसी ने मांगा कि OTP दीजिए, हाँ हाँ लिखिए लिखिए, अरे बैंक वाला, हाँ हाँ वो भी लिख लो। ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई OTP नहीं देता। मैं पिछले 17 साल से केसेस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं, कभी किसी ने OTP दिया नहीं। ऐसे जैसे हम सोच रहे हैं, OTP हमेशा लिया जाता है। और लेते कैसे हैं, जब तक आप ये नहीं बताएंगे तब तक कितना भी हमने पोस्टर देख लिया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम वो गलती कर देंगे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द वे वी आर। पे कैंपेन चल रहा है कि पासवर्ड बहुत कॉम्प्लेक्स होना चाहिए साहब, कैसे उसमें ये कैरेक्टर स्पेशल और ये भी और वो भी। ठीक है साहब, कर लिया। आपको क्या लगता है क्रिमिनल आपका पासवर्ड गैस करता है? आपसे उसने कभी पासवर्ड मांगा? कभी किसी क्राइम में आप देखना OTP गया होगा, पासवर्ड तो कभी मांगा भी, ट्राई भी नहीं किया उसने। और बिना पासवर्ड और OTP दोनों यूज किए पैसा नहीं निकल सकता। तो पासवर्ड कैसे पता था क्रिमिनल को? और यदि उसको पता था तो फिर 1 2 3 4 5 6 हो या अमित @1 2 3 4 5 6 हो, क्या फर्क पड़ता है? वो तो पता था। कॉम्प्लेक्स है या सिंपल, उससे तो फर्क पड़ नहीं रहा ना। एग्जैक्टली, उसको आपका पासवर्ड पहले से पता होता है। वो OTP के लिए जाएगा ही तब जब उसके पास बैंक का पासवर्ड होगा, वरना तो आपको कॉल भी नहीं आएगा। आपकी आधी लड़ाई जब आपको कॉल आती है ना, आप ऑलरेडी हार चुके होते हो। आपको जब कॉल आता है तो क्रिमिनल का वो UPSC का 3rd अटेम्प्ट होता है। पहले अटेम्प्ट में वो आपकी रेकी करता है, रिकॉनिसेंस जिसको हम बोलते हैं, जिसमें वो आपके बारे में सारा डिटेल निकालता है कि आप किस एज ग्रुप के हो। उस एज ग्रुप के हिसाब से अटैक वेक्टर तैयार करेगा। यदि आप 20 साल से कम है तो आपको फॉलोअर बढ़ाने का लालच दे सकता है, ब्लू टिक का लालच दे सकता है, YouTube लाइक करो पैसे कमाओ का लालच दे सकता है, कमेंट करके पैसे कमाओ, मतलब ऐसे वाले हरकतें लोग लुटते हैं। साहब YouTube कमाने को लाइक किया था, 150 रुपये आ गए थे, फिर 5000 चले गए क्योंकि एक बार ट्रस्ट बन गया। यदि आप 25 से 45 के बीच में है तो इन्वेस्टमेंट टारगेट करेगा, क्योंकि उसको पता है ये लाखों कमा चुका है, करोड़ों कमाने इसने। तो कहेगा देखो 20 लाख है तो आप डालो इसमें, भी 5 करोड़ हो जाएगा, 4 करोड़ हो जाएगा, 3 करोड़ हो जाएगा। आप उसमें फंसते हो। फिर यदि आप 60 से ऊपर हो तो फिर डरा के कमाएगा, डिजिटल अरेस्ट करेगा आपको, आपका बच्चा हमारे कब्जे में पैसे दो वाले हरकतें करेगा। मतलब आपकी एज ग्रुप। और जब उसने किया कॉल तब तक उसके पास 2 चीजें ऑलरेडी थी, आपके बारे में सारी डिटेल थे, सेकंड आपकी कमजोरियां पता थी, और फिर उसने इंटरव्यू राउंड किया। तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे पहले जो हम उसको रोक सकते थे। जब तक वो यहां तक आ गया है तो इसका मतलब वो पहले 2 स्टेप हो चुके। तो हमारी डिस्कशन जो चलेगी, मैं उसको पहले 2 स्टेप में रोक दूंगा, वो आप तक आएगा ही नहीं। तो दुबे सर, फिर तो ये कहना होगा कि मेरे जैसे लोग सेफ हैं, बिकॉज जो मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर पर्सनल, जो मेरे बैंक अकाउंट के साथ अटैच हैं, कुछ और भी वेंचर्स हैं, तो जब बड़ी ट्रांजैक्शंस होनी होती हैं तो OTP मेरे पास आता है और मेरा फ़ोन हमेशा बंद रहता है। अननोन कॉल मैं लेता नहीं हूँ, अननोन मैसेजेस को डिलीट कर दिया जाता है, अननोन व्हाट्सएप का भी हम कॉल लेते ही नहीं है। सो वो उसी पर्पज़ के लिए यूज़ होता है बेसिकली। सर ये सब इतना करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ। आप फिर से समझने की कोशिश करना कि जी। जितने लोगों का डिजिटल अरेस्ट हुआ, जी हाँ। सबके हाथ में iPhone था, जी हाँ। सब हाईली इंटेलेक्चुअल लोग थे। इंटेलेक्चुअल इन द सेंस की बहुत वेल एजुकेटेड थे। कोई वाइस चेयरमैन है बैंक का, कोई सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, कोई बिजनेसमैन है बहुत बड़ा। ये सारे प्रोसेस थे। जी हाँ। अकाउंट यहाँ तक भी आया है केस, एक केस आया मेरे पास जो ट्रिक यूज करते थे लोग। आपको अचानक कई बार एक मैसेज आता है कि दिस इज माई न्यू नंबर, प्लीज सेव इट। व्हाट्सएप पे एक मैसेज आ जाता है, तो आप सोचते हो सकता है कोई कारण रहा होगा, नया नंबर ले लिया उसने, आप सेव कर लिया। 2 3 4 हफ्ते तक कुछ नहीं होगा। 4 हफ्ते बाद आपको उस व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा कि यार मैं अभी
फिनलैंड में हूँ, एक मीटिंग में हूँ, क्लाइंट मीटिंग में, यार मुझे 1 लाख रुपए का गिफ्ट कार्ड खरीद के भेजना जरा अमेजोन पे, मुझे कुछ इसको गिफ्ट करना है ऐसे करके, या एप्पल कार्ड खरीद के, और आपने दे दिया क्योंकि वो सेव्ड नंबर है, वो आपके फ़ोन में सेव्ड है, यू ट्रस्ट इट। पर जब आपने सेव किया यू डिडंट वेरीफाई। तो एक कंपनी की जो पीए थी, एक सीईओ की, उसके संग ऐसा हुआ, उसको उसके बॉस का कभी मैसेज आया, दिस इज माय न्यू नंबर, और वो बहुत ट्रैवल करते थे, तो यूके का नंबर था, उसने कहा हो सकता है यूके का नंबर भी ले लिया उन्होंने, तो हमने सेव कर लिया। और फिर उससे ऐसा मैसेज आया और उसने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए कि मैं क्लाइंट मीटिंग में हूँ, मुझे कुछ 6 करोड़, ऐसा 3-4 करोड़ का मामला था। तो मैंने कहा आपने ट्रांसफ़र किए, ओटीपी आए होंगे, वेरिफिकेशन, वो अकाउंट वेरीफाई होगा, किसको आप बहुत कुछ हुआ होगा। बोले अरे हमने चेक से दिया है। चेक से पेमेंट। तो मैंने कहा चेक से कैसे? बोले हमारे यहाँ बड़ा टाइट प्रोसेस था, बोले बिना हम चेयरमैन के सिग्नेचर के पैसा नहीं निकाल सकते। जी हाँ। तो बोले फिर? तो बोले मैं चेयरमैन के पास गई कि साहब ने बोला है कि वो पैसे भेज लें। तो चेयरमैन ने कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा मैसेज दिखाओ, तो मैंने दिखा दिया कि देखो उन्होंने बोला है। अब आप सोच रहे हो जी वो उसी नाम से सेव्ड है ना नंबर, बिल्कुल एग्जैक्टली। उसने लिखा है कि पैसे भेजो, कोई कॉल करने की जहमत नहीं उठा रहा, हो सकता है कि वो अनरीचेबल भी हो दूसरे नंबर पे, बट जी। माय पॉइंट इज कि वो इस कहानी ऐसे गढ़ी जाती है कि साहब ने चेक साइन करके दे दिया कि जाओ भाई चेक से। सर मैं सोच भी रहा था कि चेक से पेमेंट हुई। तो आप समझिए प्रोसेस की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब क्राइम नहीं है प्रोसेस है फिर। व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू ट्रांसफर। जब डिजिटल अरेस्ट के केसेस होते हैं तो उसमें पहले आप अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करते हो। जी हाँ। वो जो पुलिस वाला नकली वाला होता है वो कहता है कि साहब इस अकाउंट में सारे पैसे ट्रांसफर करो, जब तक जांच चलेगी यू कांट यूज इट बिकॉज आपने ड्रग से और गुनाह के थ्रू कमाया है, आप कर देते हो। जब आपके सारे पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं उसके बाद वो कहता है कि हमने चेक कर लिया और आपके ऊपर 40 लाख की पेनल्टी भी बनती है, तो वो भी जमा करो। अब आप अपना पैसा दे चुके हो, तो कहता आप कहाँ से लाऊं? जमीन जायदाद बेच दो। तो लोगों ने अपने घर बेच दिए, लोन ले लो, जैसे घर नहीं है मान लो, तो कहता है लोन ले ले बैंक से, भाई पेनल्टी तो देनी है। जी हाँ। तो लोग बैंक जाके लोन ले आए। जो अभी केस हुआ है दिल्ली में डॉक्टर्स का, जिसमें 14 करोड़ गए हैं, 21 बार बैंक गए हैं वो, 21 टाइम्स, कभी लोन लेने के लिए, कभी एफडी तोड़वाने के लिए, कभी कुछ करने के लिए, बिकॉज वो ऑनलाइन इतना कंफर्टेबल थे ही नहीं, which means they were using all manual processes to transfer this money। जब आप सोच ही चुके हो कि आपको देना है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ। एक बंदा 103 दिन डिजिटली अरेस्टेड रहा यहीं दिल्ली के अंदर, और वो जब बैंक गया तो वो फोन ऑन था उसका, क्योंकि आप कैमरा ऑन करके जाते हो, उसमें कहता है कैमरा ऑन ऑफ नहीं कर सकते आप। जी हाँ। और वो बैंक वाले से झगड़ रहा है कि तुम मुझे लोन क्यों नहीं क्लियर कर रहे हो, और समझ नहीं रहा हो मेरी अर्जेंसी है, और मुझे, क्योंकि वो अपने हिसाब से सोच रहा है। एक पुलिस वाला बाहर बैठा था और वो उसने देखा कि यार ऐसा क्यों पैनिक हो रहा है, यार उसकी लाइट यहाँ जल रही थी, जी हाँ। तो उसने उसको रोका कि यार ये तुम्हारे पॉकेट में कैमरे की लाइट ऑन है। ओ भागा फोन छुपा के, उसको लगा अरे ये तो पुलिस, अब तो ये आज ही अरेस्ट कर लेंगे मुझे। उसके दिमाग में अपने हिसाब से चल रहा है जी हाँ। कि ये पुलिस वही पुलिस है जी हाँ। डन बिल्कुल। जो मुझे डिजिटली अरेस्ट करके बैठी है, जी। दे आर नोटिसिंग मी। ये भाग रहा है, वो पीछे भाग रहा है, उसको रोका है, उसका फोन छीना गया, और फिर उसको रियलाइज करा क्या कर रहे हो तुम। लखनऊ में एक शख्स थे जो डिजिटली अरेस्टेड हुए, और उनको उसका बेटा फोन कर रहा है, तो उसकी माँ बोल रही कि वो पापा कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो खाना मैं नीचे से सरका के दे रही हूँ। तो उसने कहा ऐसा क्यों है? बोले पता नहीं, वो मना कर दिया उन्होंने, अभी 7 दिन 8 दिन हो गए। तो उसने न्यूज में पढ़ा होगा डिजिटली अरेस्ट का, बोले नहीं दरवाजा तोड़ के घुसो। तो इन्होंने चिल्लाया खोलो खोलो, पड़ोसी आ गए, वो नहीं खोल रहे, क्योंकि वो तो सोच रहा है मैं तो डिजिटली अरेस्टेड हूँ, मुझे तो बोला गया कि किसी को नहीं बताना, और बता दिया तो 20 साल की जेल है, और उसके बाद बेटे को भी, जिसको बताया उसको जेल हो जाएगी, तो किसी को नहीं बता रहा। बेटा डेली बात कर रहा है उससे, वो कर रहा है नहीं बेटा मैं ठीक हूँ सब बढ़िया। खेल देखिए कैसे रचा जा रहा है। इन्होंने दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे हैं, उससे फोन छीना है, कैमरा ऑफ किया है, उसके बाद वो रुका। तो दुबे जी ये जो डिजिटल अरेस्ट हुए हैं अभी तक लोग, तो कहीं ना कहीं गलत भी होंगे लोग लाइफ में? एक भी नहीं था, मुझे तो नहीं लगता सर। अच्छा ऐसा है। हाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पैसा ब्लैक का नहीं गया है, पैसा तो वाइट गया है ना सर। जी हाँ। गलत तो मैं तब मानूं जब कैश ट्रांजेक्शन हुई Yes, हो या बिल्कुल। कहीं ऐसे जाके छुपा के ले लिया हो। इनके अकाउंट में उतना पैसा था जी हाँ। और वो इन्होंने ट्रांसफर किया, और यदि बाकी भी ट्रांसफर किया तो कुछ बेच किया, लोन लेके किया, सो दैट मनी वाज लीगल मनी फॉर श्योर। ओके।
लेकिन यहाँ पे ये लग रहा है कि जो अटैक कर रहा है उसे ये साइकोलॉजी पता है कि बदमाश नहीं डरता है, शरीफ आदमी डरता है, तो उसने शायद ये साइकोलॉजी अप्लाई की। यस, देखो दुनिया में अधिकतर लोग तो शरीफ ही हैं बिल्कुल। और वो इस पचड़ों में पड़ना नहीं चाहते कानून के। उन्होंने फिल्में देख रखी हैं बहुत, और फिल्मों में दिखाया है कि देखिए फिर कैसे टॉर्चर होते हो, फिर जेल जाओगे, फिर जेल की रोटी और सब, तो उससे डरता है आदमी। तो जैसे वो नाम लेते हैं ना कि मैं ईडी से बोल रहा हूँ और सीबीआई से और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मुंबई क्राइम ब्रांच, स्पेशल ब्रांच, एसटीएफ, उसका खून वैसे बेचारे का उबाल मारने लगता है कि अब मैं मरा। और नॉर्मली जो टारगेटेड लोग हैं वो सब 50 के ऊपर वाले हैं, तो वैसे हार्ट की प्रॉब्लम है। वो कहते हैं किसी तरह सुलटा दो भाई इसको, मैंने जिंदगी में इज्जत ही कमाई है। सो दे गिव अप इजीली। यदि यही चीज यदि 20 साल के या 25 साल या 30 साल के हो गए, जिसके पास पैसा भी नहीं, क्या कर लोगे? कभी ऐसा कोई डिस्टिलर का केस सुना आपने किसी रिक्शे वाले का कि साहब मेरा 15 दिन तक डिस्टिलरी अरेस्टेड था और 7,854 रुपए निकल गए? हो ही नहीं सकता। यस, वो कहेगा फोन ले जाओ भाई, यही है मेरे वो पास। 4 और सुना देगा उसको। इससे दो चीजें क्लियर होती हैं। एक, क्रिमिनल को पता है जिसको वो टारगेट कर रहा है उसके बारे में सब कुछ, वो रैंडम कॉल नहीं लगा रहा है ना। आपको कॉल नहीं आई है, मुझे कॉल नहीं आई है, यहाँ पे शायद किसी को कॉल आई हो, तो उसको उसके बारे में पता था। दूसरा, उसको ये भी पता होता है कि इसके आसपास इसके बच्चे कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, ताकि वो उसको वार्न करता रहता है कि नहीं बताना है, नाम ले लेके। मतलब दे गिव सो मच इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट यू गेट कन्विंस्ड। क्या पुलिस ही होगी, इतना डिटेल और किसके पास हो सकता है? सर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कितनी सिक्योर हैं? बिकॉज आज भारत पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नंबर 1 क्योंकि यूपीआई यूज़ करने वाले सबसे बड़ी कंट्री हैं आज हम। एंड पेटीएम भी यूज़ करते हैं, जीपे भी यूज़ करते हैं, गूगल पे गूगल का है, एंड जीपे इज़ वेरी मच कनेक्टेड विद आवर अकाउंट्स। तो कई बार क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे कि गूगल के पास तो हमारा सारा डाटा है, तो सर कितना सिक्योर है ये? दोनों एंगल से बताऊंगा। यदि आप इस एंगल से सोच रहे हैं कि आपका पैसा अपने आप गूगल पे से निकल जाएगा या किसी भी यूपीआई, पेटीएम, फोन पे से निकलेगा, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये लोग पेमेंट करते ही नहीं। पेमेंट करता है एनपीसीआई। ये सब एनपीसीआई का एपीआई यूज करते हैं, बाहर सिर्फ स्किन इनकी है, एंड देन दे आर ऑफरिंग यू सर्विसेज। एक्चुअल पेमेंट तो एनपीसीआई कर रहा है। इनके पास तो बाकी डिटेल भी नहीं होते कि अकाउंट नंबर क्या है। फोन नंबर टू फोन नंबर एक एपीआई यूज होगा और उसके थ्रू पेमेंट हो जाता है। उस फोन से लिंक जो अकाउंट है वो किसके पास है? एनपीसीआई के पास। तो कल के दिन पेटीएम या फोन पे या गूगल पे से फ्रॉड होता है और आप गूगल पे से उलझ रहे हो, तो वो कुछ डेटा दे ही नहीं पाता। वो पुश करता है कि आप एनपीसीआई से मांगो। विक्टिम को पता नहीं कि एनपीसीआई से संपर्क कैसे करें, क्योंकि मैं तो आपसे सर्विस ले रहा हूँ, और ये पिपल्ला झाड़ लेते हैं, हम तो कुछ करते नहीं, हमारा कोई काम मतलब नहीं। इसीलिए मैं यूपीआई यूज नहीं करता इन लोगों की, मैं बैंक की यूपीआई यूज करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे एक आपने आंसर भी दिया है कि यूपीआई किसका यूज़ करना है। क्योंकि इससे जो आप दूसरा एंगल सोच रहे हो कि फिर ये कमाते कैसे हैं? जब ये खुद पैसा ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, तो हाउ डू दे मेक मनी? इनफैक्ट सर यूपीआई, गूगल का यूपीआई, ये तो पैसा देते भी थे 4-5 साल पहले लोगों को। कैशबैक भी सब देते हैं। यस, ये आपको कैशबैक भी ऑफर कर रहे हैं, या आपको फ्री कुछ चीजें अभी भी देते हैं। यस, तो इनका कमाने का तरीका क्या है? सोचिए, आपने कभी देखा क्रेडिट कार्ड कैसे कमाता है? पब्लिक की, क्योंकि हम लोग यूज करते हैं कि साहब जब फोन खरीदने गए उसने कह दिया आपके पास इस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 7% कैशबैक है, या 10% कैशबैक, या 15% कैशबैक। मतलब मैं इस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूं या मैं इस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूं, उसको क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ तो कनेक्शन है। और वो 15-7% दे कैसे रहा है, विच इज सिग्निफिकेंट मनी। यदि मैंने 50,000 का फोन खरीदा तो 10,000 रुपये करीब बन जाता। अब ये गेम समझिए, यदि मेरा अकाउंट भी आईसीआईसीआई बैंक में और आपका अकाउंट भी आईसीआईसीआई बैंक में, या आपका क्रेडिट कार्ड आईसीआईसीआई बैंक का, और मैं फोन बेचने वाला हूं और आपको फोन खरीदना है, यदि आप मेरे से अपना वाला कार्ड यूज करते हो जो आईसीआईसीआई बैंक वाला है, तो एक्चुअली पैसा कहीं गया ही नहीं, पैसा तो आईसीआईसीआई से आईसीआईसीआई के पास ही आया। यदि पैसा जिसके पास रहेगा उस पैसे से पैसा बना सकता है। सो इफ पैसा इज नॉट गोइंग आउट ऑफ माई कंट्रोल, इस महीने में यदि मेरा 12% का रिटर्न है उस किसी भी पैसे का, तो मैं 12% तो कमाऊंगा ना, तो 7% कैशबैक दे देता हूँ। अब गेम समझे, क्योंकि वो पैसा मैं बाहर जाने नहीं दे रहा अपने कंट्रोल से। मैं कह रहा आप आईसीआईसीआई बैंक वेंडर का अकाउंट है, आप आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तो मैं 7% दे रहा हूँ।
क्योंकि मैं उस पर 12% तो कमा लूंगा, बिकॉज आई एम नॉट गिविंग इट आउट। ये गेम है जो क्रेडिट कार्ड का है। तो यदि अमेजॉन बैंक बन जाए या फ्लिपकार्ट या इस तरह के लोग बैंक बन जाए तो आधे बैंक रो देंगे, क्योंकि बेचने वाले का भी अकाउंट अमेजॉन में, खरीदने वाले का भी अकाउंट अमेजॉन में। और मान लीजिए भारत में 1 बिलियन 10 बिलियन जितना भी बड़ा ट्रांजेक्शन पर डे कर रहे हैं, तो उतना पैसा तो कहीं जा ही नहीं रहा, वो तो अमेजॉन के पास ही। और थी पैसा अमेजॉन के पास ही, तो अमेजॉन उस पैसे से कुछ भी कर सकता है। दे कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। वो तो बैंक हो गया ना, फिर तो लोन दे दिया, ये दे दिया, वो तो रिटर्न बढ़ा लेगा आपने। इस वजह से अमेजॉन को बैंक नहीं बनने दे रहे बाकी लोग कि भाई बाकी बैंक जो रुके हुए कि तो मोनोपोलिस्टिक हो जाएगा मामला। सर अभी जैसे पहले कॉन्वर्जेशन में बात हुई थी कि अगर कोई आपसे ओटीपी मांग रहा है, इसका मतलब है वो रेकी कर चुका है, उसके पास आपका पासवर्ड भी है, तब आपको वो फ़ोन कर रहा है। अब क्योंकि सारे जो ऑनलाइन बैंक्स हैं वो हमारे ईमेल से अटैच्ड हैं, तो क्या ईमेल ब्रीच भी एक रीज़न बनता है जिससे वो हमारे पासवर्ड या सिक्योरिटी ब्रीच करता है? तो ईमेल अगर ऐसा है तो हम उसको कैसे सिक्योर करें ताकि हमारे जो बैंक हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हैं वो सेफ रहें? एक आम आदमी अगेन कैसे करे? देखिए, पहली चीज कि सिर्फ ईमेल हैक होने से बैंक की ट्रांजेक्शन नहीं होगा। दूसरा, ईमेल को सिक्योर करने के मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस होते हैं, प्रोविजंस हर ईमेल में होता है कि आप सिर्फ पासवर्ड पर रिलाई नहीं कर रहे हो, आप एक ओटीपी भी आएगा जो उसी समय जनरेट होगा जिसके थ्रू ही आप ऑथेंटिकेट किए जाओगे। यदि आप जीमेल की बात कर रहे हो तो 6-7 ऑप्शंस भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आप मोबाइल बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, एंड देन ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन है, डिवाइस बेस्ड ऑथेंटिकेशन, बहुत सारी चीज़ें उसमें। उसमें एक और ऑप्शन है गूगल के अंदर, गूगल बैकअप कोड्स। जब आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन में जाएंगे तो लास्ट ऑप्शन आता है गूगल बैकअप कोड्स। मैं यूज़ भी करता हूँ सर वो। गूगल बैकअप कोड्स पता है क्या है? फ्यूचर ओटीपीज। मतलब वो ओटीपी जो आपने एडवांस में रख लिए, बट यू कैन यूज इट एनी टाइम। एक कोड एक ही बार यूज होगा और आपको 10 कोड एडवांस में मिल जाएंगे। सो 10-10 टाइम्स यू कैन लॉग इन विदाउट एक्चुअली कॉलिंग फॉर ओटीपीज, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव ओटीपीज। अब यदि आपका जीमेल कहीं और लॉग्ड इन है और मुझे 10 सेकंड के लिए मिल गया और मैंने उसमें से सेटिंग्स में जाके 10 ओटीपी उड़ा लिए और आपको पता नहीं, तो आई विल बी एबल टू लॉग इन टू योर अकाउंट 10 टाइम्स विदाउट योर इंटरवेंशन। दैट इज द रिस्क। तो पहली लर्निंग है कि आपका जो जीमेल है किसी भी दूसरी ऐसी डिवाइस में लॉगिन नहीं होना चाहिए जिससे किसी और को उसका एक्सेस मिल जाए। ओके। जैसे फ़ोन हम फिंगरप्रिंट से भी खुलेगा, फेस से भी खुलेगा, और बायोमेट्रिक भी, और पिन भी है, और प्रिंट पैटर्न भी है, सब सिक्योरिटी दे रखी है। पर उस फ़ोन के अंदर जो जीमेल है वो हो सकता है मेरे लैपटॉप में लॉग्ड इन है, मेरे टैबलेट में भी लॉग्ड इन है, मेरे पुराने फ़ोन में भी लॉग्ड इन है जो ड्रॉअर में पड़ा है, इसको मैं यूज़ नहीं कर रहा, ऑफिस के पीसी में भी है, और उसका एक्सेस किसी और को भी मिल सकता है। उसको यदि 10 सेकंड के लिए भी मिल गया ना तो आपकी ज़िंदगी में कलह क्रिएट कर देगा। पहले तो आपका सारा डेटा निकाल सकता है फ़ोन का, सारी पिक्चर्स, सारे वीडियोस, कॉन्टैक्ट लिस्ट, हेल्थ रिकॉर्ड्स, आपके चैट के बैकअप होंगे तो वो भी, आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, आपके फ़ोन में कुछ इंस्टॉल भी कर सकता है। आप ब्राउज़र में खोलें अपने लैपटॉप में प्ले स्टोर, और यदि सेम जीमेल जो आपके फ़ोन का जीमेल है वहाँ पर लॉग्ड इन है तो वहाँ पर ऑप्शन आता है कि एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना चाहते हैं, टैबलेट में, पीसी में, वॉच में, जो भी उस सेम जीमेल से कॉन्फ़िगर्ड है, एंड यू कैन इंस्टॉल दैट एप्लीकेशन फ्रॉम योर लैपटॉप टू योर फोन। आप समझ रहे हैं रिस्क कितना बड़ा है कि आपको रिमोटली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, अब आपके फ़ोन में ऑलरेडी एक एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, तो मेरे लिए एक स्टेप आसान हो गया। अब मैं आपको कॉल करता हूँ और उसको कॉन्फ़िगर करा लेता हूँ, तो आपको लगेगा ये तो मैं तो इंस्टॉल किए नहीं, ये तो ऑलरेडी यहाँ है, तो ये बंदा सच ही बोल रहा है। सो दैट वेज इट बिकम्स ईजियर फॉर हिम। तो हैकिंग खुद करवा रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं। सो ये सारे रिस्क आपके बेसिक साइबर हाइजीन के मिस होने से होता है। इस आई डोंट इवन कॉल देम हैक्स, ये तो फीचर्स हैं एक्चुअली जो मिसयूज हो रहा है। जैसे कि व्हाट्सएप हैक होता है, या क्योंकि व्हाट्सएप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं करते लोग। आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड है? यस। आपका भी है? बिल्कुल। आपका भी है? आपका भी है? आपका नहीं है? आपका नहीं है तो कर लेते हैं। हाँ। जिसका भी नहीं है सेटिंग्स में जाइए व्हाट्सएप की, उसमें पहला ऑप्शन आएगा अकाउंट्स, उसको क्लिक करिए,
तीसरा ऑप्शन आएगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। उसको क्लिक करेंगे तो आपसे 6 डिजिट का कोड मांगा जाएगा। ये जो 6 डिजिट का कोड है ये आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, ये कुछ और होना चाहिए जो सिर्फ आपको पता है और किसी को भी नहीं, आपके स्पाउसेस, आपके फ्रेंड्स, किसी को भी नहीं। यदि वो कोड किसी को नहीं पता है तो फिर चाहे आपका फ़ोन चोरी हो जाए, चाहे आपका OTP चोरी हो जाए, आपका व्हाट्सएप कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा अनलेस अनटिल वो 6 डिजिट का कोड वो नहीं डालता। तो ये बेसिक सेटिंग्स हैं। आप चूंकि हम OTP वाले सेक्शन में हैं तो मैं 2-4 तरीके OTP चुराने के यहाँ पे स्टैब्लिश करना चाहता हूँ। एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं कॉल मर्जिंग टेक्निक, जिसमें मैं क्रिमिनल आपको कॉल करेगा और बोलेगा कि कपूर साहब वो जो अमित जी ने आपका नंबर दिया है, तो आप बातचीत शुरू कर देंगे। बातचीत करके बोलेगा कपूर साहब एक इवेंट है यहाँ पर ताज होटल में एंड वी वुड लाइक टू इनवाइट यू, और वो बहुत अलग अलग सेक्शन से बिजनेसमैन आ रहे हैं तो आप भी प्लीज़ आइए। आपको लगेगा ये अमित का नंबर है, नाम लिया जा रहा है तो क्रेडिबल आदमी होगा। फिर कहेगा कपूर साहब अमित इज़ ऑल्सो कॉलिंग यू, आप कॉल मर्ज कर दीजिए, हम तीनों आपस में बात कर लेते हैं बिकॉज हमने उनको भी इन्वाइट किया है। आपको एक और कॉल आ रहा होगा, आपको यार अमित का नंबर नहीं, अरे उनका VIP नंबर है, आप मर्ज कीजिए ना, अभी बात करते हैं सर, अगले हफ्ते इवेंट का टाइम नहीं है। तो प्रेशर में आके आपने मर्ज कर दिया। जैसे ही आप मर्ज करेंगे आपका कुछ हैक हो जाएगा या कुछ पैसे निकल जाएंगे। आपने OTP दिया, लिंक क्लिक किया, ठीक है, QR कोड स्कैन किया, ऐप इंस्टॉल की, तो फिर पैसे क्यों निकले? क्योंकि आजकल OTPs कॉल पे भी आते हैं। जी यस। आपको वो जो दूसरा कॉल आया वो OTP का कॉल था। जैसे आपने कॉल मर्ज किया, क्रिमिनल कुड हियर इट, ही वाज रेडी टू अप्लाई, ही अप्लाइड एंड बूम, यस, आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये तो OTP का कॉल था, पर आप कर क्या सकते हैं? बिल्कुल क्योंकि देयर इज नो ऑप्शन कि आप किसी को कॉल करके बोलो कि भाई साहब वो OTP रोको यार, वो तो कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो ट्रिक कहती हैं, इसको मैं अभी भी कहूँगा सोशल इंजीनियरिंग है, क्योंकि हैकिंग तो इसके बियॉन्ड होती है, जिसमें हम आपके इंटरवेंशन के बिना भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि मोस्टली जो लोग पैसे गंवाते हैं या ऐसी किसी समस्या में पड़ते हैं वो उनकी खुद की गलती होती है। एग्जैक्टली। तो अपनी गलतियां रोकेंगे तो आई थिंक बाकी चीज़ें भी रुक जाएंगी। हाँ, पर वो गलती होती ही क्यों है? इसलिए नहीं कि वो बेचारे, मतलब ये बहुत बड़ा टैबू, लोग सोचते हैं कि यार मैं बताऊंगा तो लोग मुझे बेवकूफ़ समझेंगे। यार तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? बट क्या साइबर अवेयरनेस की कमी है भारत में, इस वजह से ये ज़्यादा होता है प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम ग्लोबली प्रॉब्लम है। मैं पहले सबसे ये जो एक माइंडसेट है लोगों का कि इंडिया में बहुत बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। ग्लोबली इंडिया से ज़्यादा बढ़ रहा है। UK का डेटा है कि हर दिन 3 मिलियन पाउंड का नुकसान होता है, हर दिन, मतलब साल का $1.2 बिलियन क्लोज टू। ऑस्ट्रेलिया 12 से 13 बिलियन हर साल लूज करता है। जापान US लार्जेस्ट साइबर फ्रॉड। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि वहाँ की पुलिस हमसे भी वीक है। मैं आपको ऑथेंटिक डेटा दे रहा हूँ। साइबर तो छोड़िए, अभी लंदन में मेरे एक दोस्त की रोल्स रॉयस चोरी हुई और वो कह रहा है साहब सारे लंदन CCTV से टाप रखा है इन्होंने, गाड़ी नहीं ढूंढ पा रहे, कह रहे हम कुछ नहीं कर सकते। वो भी ऐसी गाड़ी चोरी हो गई जो कि हाँ, आम है ही नहीं। आम ही नहीं है, वो नहीं ढूंढ पाए। वो कहता आप इंश्योरेंस से क्लेम कर लो, बात खत्म। तो कह रहा है अब पुलिस लिटरली ऐसी करती है। वो तो आप साइबर फ्रॉड की कंप्लेन करने जाओ जरा लंदन में, कोई एंटरटेन नहीं करेगा। ये तो उन्होंने एक लॉ बना दिया, क्योंकि पुलिस भी हेल्प नहीं कर रही थी और विक्टिम परेशान रहा, तो उन्होंने कोई लॉ बनाना पड़ा कि हम बैंक से वापस करवा देंगे सारा पैसा। सो दे आर प्लेइंग लाइक दैट। इंडिया की पुलिस इतनी अच्छी है, क्योंकि मैं तो ट्रेन करता हूँ। यदि वो नहीं कर पा रहे हैं इसलिए क्योंकि वो ओवरलोडेड है, क्योंकि एक एक बंदे के पास 6-6 हज़ार केसेस हैं, लिटरली 6 हज़ार केस होंगे। मैं इतना, आप अभी नोएडा साइबर सेल में चले जाइए, पर डे 150-200 केस आ रहे हैं, क्या कर लोगे आप? तो आप कैपेसिटी या कैपेबिलिटी की बात करेंगे तो एक किसी पॉडकास्ट में किसी ने मेरे से पूछा कि हमारी पुलिस वीक है और ऐसा है और हम शायद उसको ट्रेन नहीं कर रहे हैं और ऐसा है। तो मैंने ऑनेस्टली बताया था, मैंने कहा देखो यदि इंडिया की पुलिस वो साइबर क्रिमिनल नहीं पकड़ पा रही है तो फिर चाहे मोसाद को ले आओ, चाहे GCHQ ले आओ, चाहे CIA ले आओ, चाहे FBI ले आओ, वो भी नहीं पकड़ पाएंगे। क्योंकि इसका मतलब है कि पीछे प्रोविजन इतना स्ट्रांग है कि आप नहीं ट्रेस कर पा रहे। लेकिन यदि पकड़ सकती है तो पकड़ लेंगे। सो द प्रॉब्लम इज सो मेनी केसेस ओवरलोडेड। अदरवाइज अगली बार मैं किसी साइबर सेल के SHO को भी ले आऊंगा और वो भी ये लाइन बोलेगा सर यदि मुझे मौका दे दो मैं एक एक को फाड़ सकता हूँ। उसका स्टेटमेंट यही होगा।
पर बेचारे इतना ओवरलोडेड होते हैं कि एक केस जब तक क्रैक करते हैं दूसरा फिर तीसरा। दुबे जी 2020 की बात है, जब हम डार्क वेब की बात करते हैं तो ये कीवर्ड उतना मालूम नहीं था पब्लिक को, और 2020 के बाद ज़्यादा सर्च किया जाना शुरू हुआ। वो भी ये उस समय की बात है जब सुशांत सिंह राजपूत जो एक्टर रहे हैं उनका मर्डर हो जाता है, और ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना था कि उनके मर्डर का वीडियो, मतलब सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का वीडियो डार्क वेब पे अवेलेबल है। मुझे नहीं मालूम कि एक्चुअल में ऐसा है या नहीं है, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे कमेंट्स, ब्लॉग्स, वीडियोस जिनमें ये अक्सर डिस्कशन आज भी चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत एसएसआर केस, मतलब एसएसआर का वीडियो डार्क वेब पे, वो भी मर्डर लाइव देखा गया था लोगों के द्वारा। तो सर इसी में क्वेश्चन मेरा यही है कि डार्क वेब एग्जैक्टली है क्या? ऐसा होता है कि किसी का मर्डर हो जाता है और वो डार्क वेब पे अवेलेबल रहेगा, बाकी दुनिया को पता ही नहीं ऐसी चीज़ें? और कितना सिक्योर है? क्या वो लीकेज नहीं हो सकता वो डाटा? ये जो संभावना है ये बिल्कुल होता है, ऐसा हुआ है कई जगह, और उस चीज को उस रेफरेंस के पॉइंट से ही इस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया सुशांत सिंह के, लेकिन सुशांत राजपूत जी, सुशांत सिंह राजपूत के, लेकिन यहाँ पर कोई एविडेंस मिला नहीं डार्क वेब पर। जी हाँ, पर कुछ दूसरे एविडेंसेस मिले। जैसे एक पॉइंट ये था जो एस्टैब्लिश है, रिपोर्टेड है कि सुशांत ने मौत से पहले अपने बहुत सारी डिवाइसेस का डेटा डिलीट करवाया था। जी हाँ, उसने रिक्वेस्ट की थी कि मेरा लैपटॉप फॉर्मेट हो जाए, और ये सब हुआ था। तो इतना परेशान वो क्यों था? फिर इस केस को जोड़ा गया दिशा सालियान के केस से। जी हाँ, अभी उनके फादर ने दोबारा एक केस को ओपन करने के लिए हाई कोर्ट में रिक्वेस्ट डाली, और हाई कोर्ट ने शायद वो केस ओपन करने के लिए बोला है, जी हाँ, और उस एंगल को जोड़ा गया। जब ये हुआ केस तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें 16 पॉइंट्स लिखे थे कि यदि ये पॉइंट्स आप इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल करोगे और इनमें से एक पॉइंट का भी कंक्लूजन कर लोगे तो मर्डर पकड़ा जाएगा। जी 16 तरीके बताए थे मैंने पकड़ने के, क्योंकि यदि आपके घर में 4 लोग आते हैं ना तो ये तो गूगल को भी पता होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सर। पुलिस कैसे नहीं पता कर पा रही है? जी सिंपल सा मैं हिंट दे रहा हूँ, लेकिन वो 16 पॉइंट देने के बावजूद फिर मुझे जो फीडबैक आए वो यही आए कि यार तुम्हें भी पता है केस तो सॉल्व करना नहीं है। तो पुलिस भी 2 तरीके से काम करती है कि करना है कंक्लूड या नहीं करना है, और यदि नहीं करना है तो नहीं होगा, और करना है तो फिर ऐसा केस भी कंक्लूड हो जाएगा जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल था। जी हाँ, सवाल कैपेबिलिटी पे मैं कभी डाउट नहीं करता, ना एजेंसीज की, ना पुलिस की, ना किसी की। प्रेशर कैसा है, पॉलिटिकल अलाइनमेंट उस समय क्या, उस पर बहुत कुछ फर्क पड़ता है, जी ऑनेस्टली स्पीकिंग। और किसी भी क्षेत्र में किसी भी एसपी के लिए जिले के मर्डर का केस यदि सॉल्व नहीं हुआ ना उसके टेन्योर में, तो वो ब्लैक डॉट होता है। तो आप यदि मैं किसी से भी कॉल करूंगा और उसका यार ये एक मर्डर केस पड़ा है, इसको प्लीज वर्कआउट करा दो, वो तो करना ही है उसे, वो तो उसकी प्रायोरिटी रहेगी। यदि वो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि करियर में धब्बा, कोई और रीजन है। इट्स नॉट अबाउट द कैपेबिलिटी और इंटेंशन, इट्स बिकॉज सम प्रेशर और समथिंग, नहीं तो वो करेगा ही। जी हाँ, तो इसलिए पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि भाई बहुत सारी चीजें फिर उसके बाद आई चली गई, बहुत सारे ऐसे केसेस और भी हुए जो नोबडी किल्ड जेस का टाइप रहे, जी हाँ, कि भाई हमें आज तक नहीं पता कि कैसे हुए, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन लेवल पे ही धाराशायी हो गया केस, जी हाँ, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। अभी मैं ऐसे ऐसे मर्डर के केसेस बताऊंगा जो मैंने ही सॉल्व किए हैं, जहां पर पुलिस ऑलमोस्ट गिव अप कर चुकी थी, देयर वाज नो क्लू, नथिंग, सिमिलर सिचुएशंस वाले, लेकिन हमने किए क्योंकि कोई प्रेशर, हमारा ऑब्जेक्टिव तक करेंगे भाई, निकालेंगे, और हमने क्रैक किया पूरा केस। यूएस में तो लोग एलेक्सा और फिटबिट के थ्रू केस सॉल्व कर दिया, जी जो स्मार्ट वॉच वगैरह होती है। अब आते हैं डार्क वेब। सो डार्क वेब जिन लोगों को नहीं पता है, क्योंकि अब तो इतना लोगों ने गूगल करके पता कर ही लिया है, एक्चुअली जितना इंटरनेट हमने आज तक एक्सेस किया वो इंटरनेट का 3% है, 97% हमने एक्सेस किया ही नहीं। जी, उसमें 90% इज डीप वेब एंड 7% इज डार्क वेब। डीप वेब इज क्लासिफाइड नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपके आधार का सर्वर है, पासपोर्ट का सर्वर है, एजुकेशन सर्वर, हॉस्पिटल के सर्वर, जो कि इंटरनेट पर ही हैं लेकिन उनको आपको क्रेडेंशियल से एक्सेस करना होता है, दे आर पार्ट ऑफ डीप वेब। पर उसके नीचे एक और चीज़ है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, दैट इज कॉल्ड डार्क वेब, जो 7% है।
ये स्पेशल प्रोटोकॉल पर काम करती है, इसको बोलते हैं द अनियन राउटर प्रोटोकॉल, टॉर प्रोटोकॉल पर। इसको एक्सेस करने के लिए यू नीड अ स्पेशल टूल, तो टॉर ब्राउजर चाहिए होता है। इसमें पावर ये है कि जब आप डार्क वेब पर घुसते हैं या एंटर करते हैं थ्रू टॉर ब्राउजर, तो आपकी पहचान छिपी रहती है और ना आप पता कर सकते हैं कि सामने वाला सर्वर कहां पर होस्टेड है। तो आप भी छिपे हैं, जो सर्विस दे रहा है वो भी छिपा है। तो ऐसी जगह जहां दोनों छिप गए वो इलीगल चीजों के लिए इस्तेमाल होगा। एग्जैक्टली। तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर कर लीजिए, ड्रग खरीद लीजिए, गन्स खरीद लीजिए, जाली पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंसेस, हैकर्स, इलीगल कोई भी ऐसी चीज जो सरफेस वेब पर अवेलेबल नहीं है वो डार्क वेब पर अवेलेबल होती है। पैसा बिटकॉइन में दीजिए। अब बिटकॉइन एनोनिमस है, बिटकॉइन में भी जब आप पैसा देते हो तो पता नहीं कि किसने पैसा दिया और किसने पैसा लिया। सो बिटकॉइन इज वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। बिटकॉइन ट्रांसपेरेंट है, हिडन है। ट्रांसपेरेंट इन द सेंस कि लेजर ओपन है उसका, आप डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए पैसा इस वॉलेट से उस वॉलेट में जा रहा है, पर वहां से वहां जा रहा है, सब कोई देख सकता है। आप देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, पर उस वॉलेट के पीछे कौन है ये कोई नहीं पता कर सकता। तो ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रस्ट आ जाता है कि हाँ वॉलेट से वॉलेट गया तो मुझे पता है कि ये उसका वॉलेट है, इसका वॉलेट है, तो दिख रहा है पैसा जाते हुए। लेकिन हिडन है कि वो पीछे कौन है वो तो किसी को नहीं पता। जी हाँ। ऐसा ही मैकेनिज्म चाहिए था डार्क वेब के लिए, और वो डार्क वेब और बिटकॉइन एक साथ आए, एक साथ ग्रो करना शुरू हुए, और आज की डेट में $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है बिटकॉइन की। जी हाँ। सो डार्क वेब पर कई सारे कंट्रीज हैं जो डार्क वेब की वजह से ही सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही वही है, ड्रग बेचना या गन्स बेचना या इलीगल सर्विसेज ऑफर करना, वो उनकी इकोनॉमी का पार्ट है। सो डार्क वेब इज फ्लरिशिंग। जो लोग और इंटरेस्टेड हैं कि डार्क वेब बनाया किसने और क्या हुआ, जैसे हर बड़ी चीज खुराफाती यूएस ने बनाई है, ये भी यूएस ने बनाई थी। जी हाँ। पहले बनाई थी डिफेंस के लिए, कि जो इनके जासूस और लोग बाहर हैं इराक में, अफगानिस्तान में, उनको छुपा सके, उनको लोकल गवर्नेंस ना देख पाए कि क्या कर रहे हैं, तो वो जब इंटरनेट एक्सेस करेंगे तो छुपे रहेंगे, इसलिए डार्क वेब डिजाइन हुआ। फिर वो डार्क वेब लीक हुआ, ओपन सोर्स कम्युनिटी ने उसको ले लिया, और वो अचानक से टॉर प्रोटोकॉल जो कि सिर्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल होता था, एक डार्क वेब के फॉर्म में बिल्ड हो गया। इलीगल वेबसाइट, सब चीजें होने लगी। अब ये अपने आप हुआ या किया गया, ये सवाल है। कई बार कुछ चीजें इस तरीके से कराई जाती हैं कि हमारे ऊपर एलिगेशन आरोप न लगे। बिटकॉइन किसने बनाया? जापान में एक बंदा जिसका नाम आता है सतोशी नकामोटो। सतोशी नकामोटो नाम का बंदा दुनिया में है ही नहीं कोई, देयर इज नोबडी विद दिस नेम। तो फिर सतोशी नकामोटो के नाम से बिटकॉइन चल रहा है और सब भरोसा कर रहे हैं उस पर। भाई इतनी बड़ी इकोनॉमी एक बंदे ने खड़ी कर दी और किसी को नहीं पता वो कौन है, और वो बंदा छुपके क्यों बैठा है, सामने क्यों नहीं आ रहा? यही सवाल खड़े करता है। उसने एक पेपर लिखा 2008 में, उस पेपर पर कोई कम्युनिटी ने ले लिया और उस पर पूरा बिटकॉइन बिल्ड कर दिया। एक चीज यूएस कर रहा है, एक चीज जापान कर रहा है, पर दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। यदि बिटकॉइन नहीं होता तो डार्क वेब ग्रो नहीं करता, ये तो है। और यदि डार्क वेब नहीं होता तो बिटकॉइन की वैल्यूएशन नहीं बढ़ती। जी। वरना और क्या करना था, बिटकॉइन से पिज्जा खरीदते लो। यस। तो आप देखिए कि वो ग्लोबल लेवल पर चीजें कैसे चलती हैं। अब आपके पास एक डार्क वेब है और आपके पास एक करेंसी है। अब आपको चाहिए एक डिवाइस जो कि पकड़ ले पुलिस तो क्रैक ना कर पाए, तो आपको आईफोन दिया गया, ये लीजिए, इनक्रिप्टेड मोस्ट सिक्योर। तो आपको एक डिवाइस दी गई जो सिक्योर रहे। फिर आपने क्रिमिनल हायर कर लिया मारने के लिए किसी को, उससे बात करनी है, तो आपको एक कम्युनिकेशन चैनल दे दिया गया जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। आपको पता है ये सारी चीजें एक ही साल आई थी, डार्क वेब, बिटकॉइन, आईफोन एंड व्हाट्सएप, 2008 और 9। अभी कोइंसिडेंस है क्या है कि ये एक दूसरे के बिना ग्रो नहीं कर सकते। सर ये कड़ियाँ आपने जोड़ी हैं, आम आदमी सोच नहीं सकता। इनफैक्ट मैंने भी कभी इस एंगल से नहीं सोचा आज तक। तो मैं ये हिंट दे रहा हूं कि दुनिया पीछे कैसे चलती है, ये समझने की जरूरत है। जब 9 साल ईरान और इराक में युद्ध हो रहा था 91 से 99 के करीब, तो इराक को कौन सपोर्ट कर रहा था, याद है आपको?
इराक को यूएस सपोर्ट कर रहा था। और युद्ध भी वही कर रहा था। पूरा टाइम जितने मिसाइल्स अम्युनिशंस दिए गए इराक को वो यूएस ने दिए, और जैसे युद्ध खत्म हुआ उसने सद्दाम हुसैन पे आरोप लगाया केमिकल वेपन है और उड़ा दिया, खत्म। पर जब ईरान इराक का युद्ध चल रहा था तो ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा था? इजराइल, फुल सपोर्ट। इजराइल ने सब सप्लाई किया था, पर इजराइल सप्लाई कर कहां से रहा था? यूएस के थ्रू। इनडायरेक्ट सप्लायर यूएस ही रहा। खुल गया 91 में मामला खुला। ये 81 से 89 के बीच में युद्ध हुआ था। 91-92 में मामला खुला, जिसके बाद ये पब्लिक फोरम में आ गई चीज कि यूएस तो दोनों साइड से खेल रहा था। इधर से इजराइल के थ्रू ईरान को सप्लाई कर रहा था, उधर खुद ही कर रहा था। तो उस प्रेशर में आ गया यूएस को, लगा कि वैसे आगे खेल नहीं पाएंगे, तो एक डार्क वेब जैसी चीज की जरूरत है। जो नक्सलाइट को आर्म्स भेज रहे हैं, नक्सलाइट के पास AK-47 ऐसी आ रही हैं, या जो भी आर्म्स आ रहे हैं, बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर ऐसी खरीद लिए तुमने। हम यहाँ चाकू खरीदेंगे तो गूगल को पता पड़ जाता है। तो आप समझ ये पीछे कैसे ड्राइव होती है। और इसीलिए जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि हम जब तक इस चीज को थोड़ा स्पिरिचुअली नहीं समझेंगे ना, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यूएस की जो बात कही आपने सर, वो तो हमेशा ही एक्टिव रहता है, यू नो। और जैसे अभी जैसे इराक और ईरान की बात आपने कही, यूक्रेन में भी जो भी किया धरा है वो भी यूएसए का ही है। क्योंकि हम लोग जो स्टोरी देख रहे हैं वो फ्रंट एंडिंग देख रहे हैं, पीछे क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। सर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक टाइम था जब हमारे देश में जब इलेक्शंस होते थे तो चिट में होते थे। उस टाइम पे बैलेट बॉक्सेस चोरी होते थे। ईमेल पे आ रहे हैं, अब घूम फिर गए। ठीक है, बैलेट बॉक्सेस चोरी हो जाते थे कि हमें किसी तरह से इन्फ्लुएंस करना है इलेक्शंस को। उसके बाद आज का जो ट्रेंड चल रहा है वो है कि जब भी कुछ लोग हैं, जब भी वो कहीं किसी स्टेट में हारते हैं तो वो कहते हैं कि मैनिपुलेशन हुआ है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे साइबर स्कैम हुए हैं, जैसे आपका फ्रीडम 251 हो गया, स्कॉट स्कैम हो गया। इनफैक्ट कैम्ब्रिज एनालिटिका ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इलेक्शन मैनिपुलेशन पॉसिबल है। उसने कहा वी आर डूइंग दिस एंड दे गिव लिस्ट ऑफ इलेक्शन दैट दे मैनिपुलेटेड। उन्हें पूरा लिस्ट दिया, उन्होंने कहा हमने लास्ट बिहार इलेक्शन, यूएस इलेक्शन जो ट्रम्प और हिलरी का था, वो सब उन्होंने मैनिपुलेट किए थे। इनफैक्ट ब्रेक्सिट जो था यूके का, जिसमें वो यूरोपियन कम्युनिटी से बाहर आना चाह रहे थे, सेट हमने पैसे लेके किया, 7% वोट मैनिपुलेट किया, जिसमें जब फाइनल डिसीजन आया तो 51-49% था। तो डाउटफुल नहीं थे वो। दे वर वेरी क्लियर। हाँ, सो माय क्वेश्चन वाज कि चलो उस लेवल पे तो समझ में आता था कि इन्होंने किया। अभी जो एलिगेशंस लगते हैं यहाँ पॉसिबल है इंडिया में? तो इसको थोड़ा सा तसल्ली से समझना प्लीज, क्योंकि ये वन लाइन का आंसर है नहीं। सबसे पहले तो मैनिपुलेशन जब कैम्ब्रिज एनालिटिका ने क्लेम किया तो कैम्ब्रिज एनालिटिका के ऊपर केस हो गया। कैम्ब्रिज एनालिटिका मैनिपुलेट करती कैसे थी? थ्रू फेसबुक। फेसबुक पर आप जाना तो फेसबुक की प्ले स्टोर पर जाके कि फेसबुक आपका क्या क्या डेटा कलेक्ट करती है, तो वहाँ पर क्लियरली लिखा है कि फेसबुक आपका पॉलिटिकल बिलीफ और रिलीजियस आइडियोलॉजी भी कलेक्ट करती है, एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड मेनी अदर थिंग, फाइनेंशियल डिटेल, घर के डिटेल, कॉन्टैक्ट लिस्ट, फोटोज, वीडियोज, फाइल, सब कुछ, वो बात अलग है। लेकिन पॉलिटिकल बिलीफ या रिलीजियस बिलीफ कलेक्ट करने का पर्पस क्या था? व्हाई आर दे कलेक्टिंग दिस? So that they can engage companies like Cambridge Analytica to influence people and manipulate them, right? यही था केस। फेसबुक के ऊपर भी हुआ, उनके ऊपर भी शायद कुछ पेनल्टी लगी, डेटा वो अभी भी लेते हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका तो बंद हो गई, पर उस जैसी हजारों कंपनीज खुल गई जो यही कर रही है। हर दिन जो आपके सामने शॉर्ट वीडियोस और रील्स आती बम्बार्ड करने के लिए, वो इसलिए कि आपको इन्फ्लुएंस करके डिसीजन मेकिंग चेंज किया जा सके, पॉलिटिकल अलाइनमेंट चेंज हो जाए। नॉट ओनली पॉलिटिकल, फॉर एनी अदर पर्पस ऑल्सो, परचेज के लिए है, बिकॉज वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा। हम जैसा डेटा देखेंगे हम वैसे बनेंगे। पहले हम वो टीवी पे देखते थे, सुबह से शाम तक एक साबुन का ऐड देखेंगे, दुकान में जाके वही मांग लेते थे, क्योंकि वही भर दिया मैं दिमाग में, लक्स दे दो, लाइफ फाइव दे दो, ये होता था। जिसके बारे में आपको भरा ही नहीं गया वो आप कैसे मांग लोगे? सेम स्टार्ट हैपनिंग एट लार्जर स्केल थ्रू सोशल मीडिया। अब उनके लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि पहले तो वो उधर से कंट्रोल था, अब तो आप ही
8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे वीडियोस देख रहे हैं लोग, भाई ये हालत हुई। तो 16 घंटे उनके पास पावर है आपके दिमाग को फीड करने की। वो जो फीड कर रहे हैं उससे ही आपको इवेंचुअली ये लगने लगता है कि आपका निर्णय है, जबकि वो आपका निर्णय है ही नहीं। इस दुनिया में सबसे महंगी चीज पता क्या है? फ्रीडम, सबसे महंगी चीज, और जो आप खो चुके हैं। जितना लोग रील देखेंगे उतना वो फ्रीडम खोते जा रहे हैं, जितना वीडियो से फंसते, क्योंकि वहां पे 80-60% तो नॉइज है और फेक इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन। और अब तो एआई आ गया तो वो इतना रियलिस्टिक लगता है कि उसी से आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, जबकि वो प्योर एआई है। सो अब आते हैं कि संभव और असंभव। संभव तो है, तभी तो कैमरे का कर रहा था और किए उसने। आजकल इलेक्शन सोशल मीडिया पे ही लड़े जाते हैं, और इलेक्शन की जब कैंपेन होती है तो इसलिए नहीं होती कि आप ये बताएंगे कि आप कितने अच्छे हैं। जो कैंपेन टीम होती है उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि ये प्रूव करो कि सामने वाला कितना कितना खराब। बेवकूफ है। तो ये लोग वो कंटेंट बना रहे होते हैं। तो ये तो लड़ाई ही पूरी अब नेगेटिव डोमेन की हो गई ना। दुबे सर, अगर हम टेररिज्म की बात करें तो आज हमारे देश की एजेंसीज भी हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं। इनफैक्ट आपने भी बहुत सारी गवर्नमेंट्स को ट्रेनिंग दी है, बहुत सारे आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स को भी, और हमारी एजेंसीज लगातार काम कर रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में जैसे बड़ा धमाका हुआ पीछे, और कोई ना कोई टेक्नोलॉजी तो ये लोग यूज़ करते होंगे जिसके थ्रू ये लोग टेररिज्म फैला भी रहे हैं। बिकॉज आज टेररिज्म वैसा नहीं रहा है कि गए और धमाका कर दिया, बिकॉज इट्स ऑल ऑन द वेब। तो सर, जब हमारी एजेंसीज इतनी सक्रिय हैं, काम बढ़िया कर रही हैं, उसके बावजूद इतने बड़े धमाके हो जाते हैं, तो क्या ये टेररिस्ट को पकड़ नहीं सकते हैं? गुड क्वेश्चन। आपको पता है कि हमारे इंडिया के ऊपर कितने साइबर अटैक होते हैं हर साल? 15 लाख से 20 लाख। जी हाँ। इस साइबर स्पेस का डेटा दे रहा हूँ मैं। जी जब हाँ। ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हर पूरे हफ्ते में 15 लाख अटैक हुए थे। जी हाँ। जो साल भर में होते हैं वो एक हफ्ते में हो गए थे। एक भी अटैक आपको ऐसा सुनाई दिया कि सक्सेसफुल हो गया हो? ऐसा तो नहीं हुआ। एक आध कुछ शायद डिफेस हुआ होगा वेबसाइट, इसके अलावा तो ज्यादा कोई गवर्नमेंट के कुछ डाटा नहीं। कुछ सारे रोके गए, बिल्कुल। काउंटर किए गए, टाइमली मैनेज किए गए। जी हाँ, ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, सही कह रहे हैं आप। पर उसका तो कोई क्रेडिट मिलता नहीं है। जी बिल्कुल, यस। अब आते हैं डिफेंस पे। हर दिन कोशिश करता है दुश्मन कुछ ना कुछ बवाल करने के लिए आपके देश में। जी इंट्रूजन करते हैं, बॉर्डर्स खुले हुए हैं, इनसाइडर थ्रेट्स हैं। हम भारत को यदि किसी चीज से खतरा है वो पाकिस्तान या चाइना या टर्की या ईरान या किसी ऐसे देश से नहीं है। भारत को जो खतरा है वो हमारे अपने कुछ लोगों की वजह से है जो अंदर बैठे हैं। मैं आपको सच बताऊं, यदि इनसाइडर ने तय कर लिया ना, पहलगाम अटैक हो जाएगा बिना इनसाइडर सपोर्ट के। बिल्कुल। खाना पीना कौन देगा उनको जो आए थे Yes. बाहर से? रखेगा कौन उसको? और जो सपोर्ट कर रहा है वो कन्विंस्ड है कि हाँ ये आए मारेंगे, मारने के लिए तो आए, और किस लिए आए? इसके अलावा तो कोई ऑब्जेक्टिव था नहीं। सिमिलरली जो लोग और यहाँ पर इंगेज से पकड़े गए, बाद में आइडेंटिफाई तो हुई। सवाल ये है कि यदि आप घर के अंदर कोई हो ना और उसने अपना ट्रस्ट बना रखा है, वो टाइमली पकड़ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता। बाहर से कोई आएगा तो उसको तो मैनेज किया जा सकता है। यहाँ जिसने यहीं का खाना खाया, यहीं पला बढ़ा, एजुकेशन ली, यहीं दोस्त हैं उसके, यहीं उसकी क्रेडिबिलिटी है, यहाँ पर उसको इंडोर्स करने वाले हैं, उसके लिए कस्में खाने वाले लोग बैठे, उसको आप कैसे डाउट कर लोगे? प्रॉब्लम होती है। अब ऐसे में ऐसा नहीं कि एजेंसीज काम नहीं करती, पर एजेंसीज की लिमिटेशंस है। एक लेवल के बाद जाके आप किसी का इंट्रूजन करो तो फिर बवाल खड़ा हो जाता है। आप बिना इंसिडेंट के उनको अरेस्ट कर लेते हैं एक बार। यदि उसी डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया जाता ऑपरेशन सिंदूर के बिना, पूरा नैरेटिव अलग होता। बिल्कुल, पूरा नैरेटिव अलग होता और आपको मतलब नहीं होता। आप कहते यार ये तो एजेंसी परेशान कर रही है। इसलिए ये खतरे हमेशा रहेंगे, पहली चीज। और दूसरा, एजेंसीज 99.99 टाइम प्रोएक्टिवली पकड़ लेती हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, किसी को पता भी नहीं पड़ता, हल्ला भी नहीं करते लोग। ये लोग बताने वाले नहीं है, क्योंकि आई हैव वर्क क्लोजली, आई नो मेनी ऑफ दी सिचुएशंस इसलिए बंद कर दी जाती है क्योंकि कोई किसी तरह का नैरेटिव ना बनाए। देश का खतरा था, देश का खतरा खत्म कर दिया, बात खत्म हो गई, हमारा काम ही है। एक ऐसा हो जाता है
बीच में अभी लगातार चुकी हुए है, इसलिए हम थोड़ा सा परेशान हैं, पर हमने देखा है कि लंबे समय तक कुछ हुआ भी नहीं, तो उन्हें रोका ही है। पर अब डेस्परेट है, सामने वाला भी तो डेस्परेट है, और उसका कारण है कि सामने वाले की इकॉनमी हिली हुई है। पाकिस्तान हुआ या बांग्लादेश हुआ या जो भी हमारे देश है, यदि वो उनकी इकॉनमी ठीक रहे ना तो हम भी सेफ रहेंगे, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज अलग हैं। दुश्मन भी यदि पैसा कमा रहा है तो हमें खतरा कम है। दुश्मन पकड़ हो गया तो वो आपके घर में घुसेगा, ये रिस्क रह जाता। सर, आपने एक बात अभी कही थी कि बच्चे आजकल स्नैपचैट पे इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ उनको फ्रीडम मिलती है। आजकल के बच्चों को आप कितना भी समझा लीजिए, वो हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी एक्टिव हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें साइबर बुलिंग की वजह से सुसाइड कमिट होते हैं, या डिस्कॉर्ड पे जो लोग करते हैं, या गेमिंग में एडिक्ट हो जाते हैं। हम उन्हें रोक तो नहीं सकते, बट एज अ साइबर एक्सपर्ट आप जो पेरेंट्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स शायद उतना एक्टिव नहीं हैं, जिससे वो अपने बच्चे को सेफगार्ड रखने के लिए कुछ ऐसे इनपुट्स ले सकें, या ये जो बच्चे हैं वो आपकी बात सुन के ये सोच सकें कि हम यूज़ तो कर रहे हैं बट मिसयूज़ ना होने दें। तो ऐसे कौन से कुछ टिप? आकांक्षा जी, आपने इतना रिलेवेंट सवाल पूछा है और कि इस पे पूरा पॉडकास्ट हो सकता है, और हम चाहेंगे कि कभी हम सिर्फ फैमिली और बच्चों वाले इश्यूज को लेकर डिस्कस करें, क्योंकि अगले 1-2 साल में आप देखोगे तबाही होने वाली है टीनेज बच्चों को लेकर। जो खतरा है बिल्कुल गले तक पानी आ चुका है, क्योंकि मेरे पास महीने में 20, 22, 25 ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें टीनेज बच्ची की वजह से पेरेंट्स परेशान हैं, या बच्चा भाग गया घर छोड़ के, या बच्चा सुसाइड कमिट कर लिया। मेरे पास अभी दिल्ली के पास एक सिटी है, नाम लूँगा तो केस खुल जाएगा, मैं नहीं चाहता नाम एक्सपोज हो। वो बेचारे फादर उठ के मुझे बार बार कॉल कर रहे थे कि आपसे मिलना है, तो बता नहीं रहे थे क्यों। तो मैंने कहा ठीक है, टाइम दिया, मैं उनको मिला, ही नोएडा बुला लिया, और वो इतने सारे कॉपियाँ अपने बच्चे की और सब लेके आए, बैठे थे, बोले मेरा बेटा 14 साल का था और उसने सुसाइड कर लिया है। तो मैंने कहा क्यों? बोले यही पता करना है। और उन्होंने वीडियोस दिखाए उस बच्चे के, बोले जिस समय सुसाइड किया उससे आधे घंटे पहले का वीडियो है, माँ के संग बेड पर खेल रहा है, कटलिंग कर रहा है और चीयरफुल है, कोई दिक्कत नहीं। और बोले आधे घंटे बाद मुझे कॉल आता है कि वो बाथरूम में उसने फांसी लगा ली। और हम बोले भागते हुए पहुंचे तो सामने टैबलेट है, उस पर कोई वीडियो चल रहा था, टैबलेट रखा हुआ है सामने, 14 साल का बच्चा। और यदि आप वो बाथरूम देखोगे तो ऐसा है कि वो हाथ ऐसे भी कर लेना तो बच जाए, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये मैटर। बट वो बच्चा इतना थोड़ा वजन में ज़्यादा था कि वो शायद वेट की वजह से उसको नस एकदम से दब गई और वो सरवाइव नहीं कर पाया। बट ही वॉज डिटरमाइंड, वो अपने स्वेच्छा से ही सुसाइड किया है बिकॉज ऑफ सम वीडियो। उन्होंने मुझे काम दिया कि आप अब टैबलेट, चूंकि हम लोग पैनिक हो चुके थे, टैबलेट एकदम से बंद हो गया, उस वीडियो कौन सा था हमने ध्यान ही नहीं दिया, और अब वो दिख नहीं रहा है, तो आप डिटेल निकाल के इन्वेस्टिगेट करके बताइए कि क्या है। तो अभी हमारी टीम लगी हुई है, हम कोशिश कर रहे हैं, पर ये अकेला केस नहीं है। बच्चे ट्रेन पे जाके भी सुसाइड किए हैं, मेरे पास वो वाले केसेस हैं। अभी कुछ बहुत सारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, उनके फ़ोन आते हैं मुझे, जिनके बच्चे इतने एग्रेसिव हो चुके हैं कि मुझे रात में बुलाएंगे कि आइए बच्चे को समझाइए। क्यों? क्योंकि बोले विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, बिकॉज दे आर हुक्ड ऑन टू मच ऑन मोबाइल फ़ोन एंड गेम्स। 8-8, 10 घंटे रात भर गेम खेल रहे हैं, डिस्कॉर्ड पर सर्वर चल रहा है, और वो इस हद तक लत हो चुकी है, एडिक्शन जैसे होता है ड्रग का या किसी चीज़ का, कि वो यदि हम छीनेंगे फ़ोन तो वो चीज़ें तोड़ने लगता है, वो सुसाइड की धमकी देता है, वो एग्रेसिव हो जाता है, वो 2-2.5 लाख की चीज़ें तोड़ दी घर में, ऐसी वाली सिचुएशन। तो वो हम कैसे रोकें, और बच्चे से कैसे लड़ोगे आप? तो ये सिचुएशन ऑलरेडी हो चुकी है, और जो लोग ये वीडियो सुन रहे हैं और जिनके टीनेज बच्चे हैं वो समझ जाएंगे मैं किधर इशारा कर रहा हूँ। जितने स्कूल हैं नोएडा में, मैं जब भी जाता हूँ बोलने, प्रिंसिपल का एक ही रिक्वेस्ट होता है मेरे से कि सर पेरेंट्स की कंप्लेन है कि बच्चे बातचीत करना बंद कर देता है। जैसे ही वो टीनेज होते हैं 14-15 साल के, वो घर जाते हैं, अपना इंडिपेंडेंट, माँ बाप से बात ही नहीं कर रहे हैं, और माँ बाप डर रहे हैं कि वो टैबलेट में क्या कर रहा है, फ़ोन में क्या कर रहा है, बता दो। तो मेरे पास इस तरह की रिक्वेस्ट आती है कि साहब हैक करके डेटा निकाल लो, पर दैट्स नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन वो नहीं है। अब इसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स को ही लेनी पड़ेगी, स्कूल को भी नहीं दे सकता। स्कूल भी कहता है कि हमारे पास तो लिमिटेड टाइम होता है, उस समय तो फ़ोन होता नहीं है, उस समय तो कुछ करता नहीं, वो तो घर जाके ही करता है, हम तो रिस्ट्रिक्ट ही करते हैं। पेरेंट्स को पहले तो ये समझना होगा कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। इट इज़ अ प्रॉब्लम। जैसे आपका बच्चा 14 साल की उम्र में नशे का आदी हो जाए,
तो जो गंभीरता होगी आपके लिए उतनी ही गंभीर ये सिचुएशन है। वो एक्चुअली एडिक्ट हो चुका है, उसका मेंटल ग्रोथ रुक गया है, उसकी लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स बदल चुके हैं और वो इस हद तक जा सकता है कि वो उसकी हेल्थ के लिए सीवियर हो जाए। अब आपको अपने लिए कुछ गाइडलाइन बनानी पड़ेंगी कि यदि आप फोन पर 24 घंटे रील देख रहे हैं उसके सामने और फिर उसको बोलते हैं कि वो ना देखे, तो ये नहीं हो पाएगा। अपने लाइफ में भी डिसिप्लिन लाइए कि हमने कहा कि साहब 45 मिनट्स ही सोशल मीडिया करेंगे तो 45 मिनट्स ही करेंगे, सुपर नहीं, उसमें गेम देख लीजिए, सोशल मीडिया कर लीजिए, जो भी है, बट बियॉन्ड दैट इज नॉट अलाउड, विच इज अ ग्लोबल गाइडलाइन। चाइना ने लॉ बना दिया, टीनेज बच्चों को 45 मिनट से ऊपर इंटरनेट एक्सेस अलाउड ही नहीं है। ग्रेट। ऑस्ट्रेलिया ने लॉ बना दिया, बन गया, लॉ है, टीनेज बच्चों को इंटरनेट एक्सेस नहीं है 45 मिनट से ऊपर। जापान भी लेके आ रहा है, अभी जापान में भी डिस्कशन चल रहा है, पार्लियामेंट में आ ही जाएगा। तो ये सारे देश वो हैं जो इस चीज को पहले से भांप कर निर्णय लेकर तैयार होने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में तो सबसे ज्यादा टीनेज बच्चे हैं। सोचिए यदि सारे के सारे गुलाम हो गए, एडिक्शन इज ए गुलामी डेटा के, तो हमारे देश में दुश्मन देश कुछ भी करा सकता है। हमने अभी देख लिया कि हमारा एक पड़ोसी देश सोशल मीडिया बंद हुआ, लोगों को जिंदा जला दिया, मान लो, इतना एग्रेशन। सोशल मीडिया तो बंद हुआ था। जिन जिन देशों में टिकटॉक बैन नहीं किया पिछले 5 साल में, उनकी हालत देख लीजिए क्या हो गई। अच्छी खासी एक और भी चल रही थी, बांग्लादेश की, श्रीलंका, पाकिस्तान। इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया टू चेंज द पॉलिटिकल सिस्टम इज सो कॉमन एंड सो इंपॉर्टेंट। और इस वजह से 2019 में कई सारी चाइनीज ऐप बैन की भारत सरकार ने, कि ऐसा ना हो कोई दूसरा हमारे कंट्रोल करना शुरू कर दे। पर सवाल यह है कि चाइना नहीं करेगा तो यूएस करेगा। हमारे लिए जब तक हम खुद इस चीज को लेकर सतर्क नहीं होते, वो खतरे बने रहेंगे, क्योंकि हमारा अपना सोशल मीडिया तो है नहीं। वो डेटा किसी खतरनाक हाथ में तो जा ही रहा है ना। आज यूएस कर रहा है वही चीज, इसलिए वो डर है। और इस चीज को यदि हम खुद समझ गए तो हम सेफ हैं, नहीं तो हम इन्फ्लुएंस होते रहेंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं स्पिरिचुअल लेके जाऊंगा ताकि लोग समझ जाए कि मैं क्यों ये बार बार बोल रहा हूं। दुनिया में जितने भी संप्रदाय या धर्म हैं, वो टाइम या स्पेस में ट्रैवल करते हैं। आपसे कहा जाएगा कि साहब आप गॉड से या ईश्वर से अभी नहीं मिल सकते, मर जाएंगे तो मिल लीजिए। जब आप मरेंगे, रेस्ट इन पीस का पत्थर लगेगा, देन यू आर अलाउड टू मीट। अभी नहीं मिल सकते, मरने के बाद मिल लेना। मतलब आपको टाइम में ट्रैवल करना है, तब जाके आप मिलोगे। फिर एक कॉन्सेप्ट चलता है कि साहब यहां नहीं मिल सकते, वहां मिल सकते हो, 6-7 लेवल ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके आप मिल लेना। तो फिर आपको स्पेस में ट्रैवल करना है, यहां नहीं, वहां। फिर आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ लेते हो, फिर आप मांडूक्य उपनिषद पढ़ लेते हो, फिर आप छंदोग्य उपनिषद पढ़ते हो, जिसमें कहा गया है कि टाइम और स्पेस तो होता ही नहीं, प्रकृति और काल है ही नहीं। तो यदि टाइम और स्पेस है ही नहीं, तो फिर हमारी यात्रा टाइम और स्पेस में तो हो नहीं सकती। तो फिर हमारी यात्रा है क्या, हम कर क्या रहे हैं? तो भारतीय दर्शन को जब आप डीपली पढ़ेंगे तो कंक्लूड करता है कि हमारी यात्रा टाइम और स्पेस की यात्रा है ही नहीं। हमारी यात्रा है नहीं जानने से लेकर जानने तक। अभी मैं नहीं जानता हूं, अब मैं जानता हूं। जैसे ही आपने जाना, पर्दा गिरा, खेल खत्म। अब एग्जाम्पल देखिए, आप जब जादू देखते हैं, उसने गर्दन काटी, गर्दन उठा के वहां रख दी, आपको गूज बम्प आ रहे हैं, आप थ्रिल हो रहे हो, आपको एक्साइटमेंट आ रहा है, ऐसे कैसे वो लड़की चिल्ला रही है। फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हो, यार ये तो 2 लड़कियां थी, ये तो, फिर आप सर पकड़ लेते, क्या बेवकूफ बना रहे हो। जैसे आपने जान लिया, एक जादू दिखाया, उसने हाथी गायब, ऐसे कैसे हाथी गायब, ताजमहल कैसे गायब हो गया, वही है। फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो कि यार वो तो 2 मिरर थे, उसके रिफ्लेक्शन से वो ऐसा दिखता है, तो यार ये क्या बेवकूफी है। जो चीज आपको इमोशनली इतना ड्राइव कर रही थी, वो चीज कोई इंपैक्ट नहीं दे रही यदि आप जानने लगे। जैसी आपकी जर्नी हो गई, आपके लिए उस चीज की कोई वैल्यू है ही नहीं, वैल्यू ही खत्म। सेम अटैक वेक्टर, एक वीडियो देखा होगा आपने, एक लड़की को फोन आया, एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, फर्जी पुलिस बन के कि हम आ रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं, हम पकड़ने वाले हैं, हम पकड़ लेंगे थोड़ी देर में। तो लड़की कूल, अच्छा आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, बस आपको अरेस्ट ही कर रहे हैं, अभी इस चौराहे से निकल रहे हैं। अच्छा उस चौराहे से निकलो, हाँ। बोले राइट साइड में मोमो की दुकान है, 2 प्लेट मोमो भी लेते आना। वो लड़की
धो दिया उस पुलिस वाले को। बहुत वायरल था वो। आप सोच रहे हो कि सेम अटैक वेक्टर 22 करोड़ गए। वाइस चेयरमैन एक बैंक के दिल्ली में 22 करोड़ सेम अटैक वेक्टर हवा में उड़ा दिया उसने, क्योंकि उसकी यात्रा हुई। आप जहां जान गए फिर खेल खत्म है, फिर कोई कैसे लूट लेगा? आपकी यात्रा ही तो नहीं हुई है। आपने जिस दिन जान लिया कि दुनिया माया है, फिर आपको काम क्रोध लोभ मोह परेशान करेंगे, फिर तो आप फ्रीडम के संग जियोगे, बाहर में गए, फिर कोई कैसे लूटेगा आपको? अपने कहने जितने दुनिया में क्राइम हुए, चाहे साइबर क्राइम चाहे बाकी, साइबर क्राइम भी वही क्राइम है, एक्चुअली स्पेस साइबर है, क्योंकि आप वहां अवेलेबल हो तो वहां लूटेंगे, अब रियल वर्ल्ड में होगे तो रियल वर्ल्ड में लूट लेंगे। क्रिमिनल को तो लूटना है, आप जहां होगे वहां लूटेंगे, मेटावर्स में जाओगे तो वहां लूटेंगे। आप जहां समय व्यतीत कर दोगे वहां क्रिमिनल पहुंच जाएगा लूटने के लिए। फिर आप कहोगे वो तो मेटावर्स क्राइम है। मेटावर्स क्राइम तो है ना, वो तो वही है कि जितने भी क्राइम हुए वो सारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से हो रहे हैं। लस्ट, एंगर, ग्रीड, अफेक्शन एंड ईगो, इसके बियॉन्ड तो कुछ नहीं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसमें भय नहीं है। पर आप कहोगे यार भय से भी तो होता है, लोग डर जाते हैं फिर गिव अप कर देते हैं। तो भय क्यों नहीं है? जब भगवत गीता में भगवान ने बोला तो भय भी बोल देते, कहते यार ये भय भी है, सॉरी भूल गया था, ये भी ऐड कर लो, 5 नहीं 6, भय नहीं बोला। क्योंकि इस श्लोक के तुरंत बाद भगवान बोलते हैं कि दुनिया में सारे भय का कारण मोह है। जितने भी डर आपकी जिंदगी में है ना, इज बिकॉज ऑफ अफेक्शन। पोजीशन से अफेक्शन, एजुकेशन से अफेक्शन, पावर से, पैसे से, रिलेशनशिप से। हमें बचपन से किसी ने डिटैचमेंट सिखाया नहीं, सिर्फ अटैचमेंट सिखाया। ये अपना है, ये अपना घर, अपना ये। उस वजह से डरना शुरू हो जाता है, और ये डर ही मजबूर कर देता है जिससे आप गलती करते हैं और उसके बाद फंसते हैं। यदि इस पॉडकास्ट के बाद मैं कुछ लोगों को इस डर से बाहर निकाल ले गया, तो साइबर क्राइम दुनिया में जो आगे आने वाले भी है ना, वो भी टच नहीं कर पाएंगे। जरूरत इस चीज की, क्योंकि जब मैं आया आपके यहाँ तो लोगों ने एक रिएक्शन किया कि अब तो हम डर गए। मैंने कहा डरने तो नहीं है। यदि मुझे पता है कि मेरा डेटा बाहर है तो काहे का डर? फिर है बाहर, वो तो आपका भी, इनका भी, सबका, मेरी लोकेशन बाहर है, फिर काहे का डर? आपको नहीं पता है तो डर है। क्यों? फिर मैं आपको कहता हूँ कपूर साहब 25 तारीख को आप रेडिसन होटल में थे ना फलाने के संग, डर, क्योंकि आपको पता नहीं कि ये चीज किसी और को पता हो सकती है। पर अभी तो आपने देख लिया कि नहीं, तो सबको ही पता है, आपकी जितनी एप्लीकेशन सब लोकेशन ले रही है, तो आपको यार मजाक बोल उसी चीज को आप उड़ा दोगे, क्योंकि आपकी यात्रा हुई ना। आपका डर खत्म हो जाएगा इफ यू नो। आपको डेटा देने से नहीं रोकना है। आप जब डेटा दे रहे हो तो ये जानना है कि डेटा गया है बाहर, बस इतनी सी बात। एक चीज़ क्लियर हो गई अभी कि एक टाइम था जब पंजाब में ड्रग इतने ज़्यादा थे कि लोग डरते थे कि बच्चे ड्रग्स की वजह से परेशान हो रहे हैं। आज के टाइम में इंटरनेट इज़ अ न्यू ड्रग, बट इंफॉर्मेशन इज़ द अल्टीमेट वेपन। अगर यही इतनी 2 चीज़ें समझ जाएं पेरेंट्स और ये बैलेंस बना ले, आई थिंक बहुत सारी परेशानियों से हम वैसे ही बच जाएंगे। ड्रग तो कुछ भी बन सकता है। मैं लोगों को देखा है, लोग स्पोर्ट्स के आदी हो जाते हैं, दौड़ रहे हैं, पागलों की तरह दौड़े जा रहे हैं, हो जाता है, वो भी नशा है। आप अति सर्वत्र वर्जेत, तो ये तो इंटरनेट है जो, तो आप वो भी डोपामिन ही हाई कर रहा होता है, आपको कहीं मजा आ रहा होता है, आप दौड़ जा रहे हैं, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, खेलने बॉक्स, मतलब हर चीज को कहाँ रोक देना है ये सिखाना है। सो इट्स नॉट कि इंटरनेट ड्रग है, विल बी एक्सट्रीम नेगेटिव, बट इट इज समथिंग लाइक एनी अदर सच थिंग विच कैन गिव यू एडिक्शन। आई थिंक दैट इज। सर यूट्यूब के बारे में एक क्वेश्चन है, और यूट्यूब के बारे में भी ये क्वेश्चन क्यों आया है मेरे मन में, बिकॉज आज बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, एक समय था जब लोग वेबसाइट्स पर ज़्यादा काम करते थे, वेबसाइट्स हैक होती थी, लेकिन आज ऐसे कुछ न्यूज़ आती हैं कि हमारे देश के भी कुछ बड़े बड़े पॉडकास्टर इन्फ्लुएंसर्स के अभी अराउंड 1 ईयर्स अगो, 1 साल पहले यूट्यूब हैक हो गए थे, एंड नोइंग कि उन्होंने 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन सारी चीज़ें की हुई थी, एंड उसके बाद रिकवर भी हो जाते हैं। तो सर ये क्या है, इसके पीछे क्या खेल कि आपका इतना बड़ा यूट्यूब डेफिनेटली आपने सिक्योर तो किया ही होगा। तो महीने में, यू आर राइट, मतलब 8-10 रिक्वेस्ट तो मेरे पास सिर्फ इसी चीज़ की आती हैं कि
यूट्यूब रिकवर करा दो, फेसबुक हमारे 5 मिलियन 10 मिलियन 15 मिलियन फॉलोअर थे, सब्सक्राइबर थे, प्लीज़ ये रिकवर करा दो। ये बड़ी कॉमन है। मैं एक बता रहा हूँ रीज़न भी और सोल्यूशन भी। पहली चीज़, जब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और ऐसा नहीं कि अमिताभ बच्चन जी से लेकर यूपी के सीएम तक सबका ट्विटर हैंडल हैक हुआ, उनके भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेटेड थे। तो हैक होता कैसे? आमतौर पर 2 तरीके से हम कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, या तो ऐप के थ्रू या वेब के थ्रू। जब आप वेब के थ्रू करते हैं, खासतौर से वेब के थ्रू तब करते हैं जब आपकी कई सारे लोग मैनेज कर रहे हैं, है ना, उस एप्लीकेशन, जैसे यूट्यूब पर कंटेंट डालना, एडिट करने का, तो एक वल्नरेबिलिटी होती है, उसको बोलते हैं सेशन हाईजैकिंग। सेशन हाईजैकिंग क्या होता है? जैसे आप अपने ब्राउज़र से इंस्टाग्राम एक्सेस करते हो तो वो आपका पासवर्ड नहीं मांगेगा, बिकॉज आपका पहले से लॉग्ड इन है और वही सेशन चल रहा है। जब फर्स्ट टाइम आपने लॉगिन किया होगा तो सर्वर ने आपको एक सेशन आईडी दिया होगा, एक रैंडम नंबर विच इज स्टोर्ड इन योर ब्राउजर। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर एक्सेसिंग सेम सर्वर, इंस्टाग्राम या फेसबुक, वो सर्वर चेक करेगा कोई लाइव सेशन है क्या, क्योंकि लास्ट टाइम आपने लॉग आउट तो किया नहीं। कहेगा हाँ है, अरे मैं जानते हैं तो कपूर साहब है, अलाउ करो। यू कैन मेंटेन द सेम सेशन फॉर ईयर्स। सालों आप पासवर्ड ही भूल जाते हो चक्कर में, क्योंकि आपसे मांगता नहीं। पर मैं एक क्लिक पर वो सेशन आईडी चुरा सकता हूँ। यदि आपका ब्राउजर वल्नरेबल है और मैं आपको एक लिंक भेजूं, इज दिस यू सर, तो आपको कौन सा क्या वीडियो लिंक क्लिक कर दिया, इज दिस योर डॉटर, इज दिस योर वाइफ, इज दिस योर सन, क्यूरियोसिटी तो क्लिक करनी हो, आपसे क्लिक कराऊंगा, क्लिक करोगे और मैं आपका सेशन आईडी उड़ा लूंगा। सेशन आईडी जैसे मेरे पास आया, मैंने अपने ब्राउजर में डाला, रिफ्रेश किया, तो मैं उसी अकाउंट से लॉगिन कर जाऊंगा। मुझे पासवर्ड नहीं पता आपका, पर मैं लॉगिन हो गया। मैं सेटिंग्स में जाऊंगा और वो कंट्रोल ले लूंगा, हैक हो गया। ये ही तरीका था, चाहे वो ऑनरेबल सीएम है हो या अमिताभ बच्चन जी हो या जो यूट्यूबर की आप बात कर रहे हैं, मोस्टली सेशन हाईजैकिंग वाज द रीजन। रिकवरी का प्रोसेस बाद में बताऊंगा, पर इससे बचना कैसे, कि हो ही ना, आपका ब्राउजर हमेशा अपडेटेड होना चाहिए और मल्टीपल ब्राउजर्स में मत लॉगिन करके रखिए, क्योंकि हम ये भी भूल गड़बड़ कर देते हैं कि फिर हर ब्राउजर की अपडेट नहीं करोगे आपने। क्रोम पे भी है, सफारी पे भी है, मोजिल्ला पे भी है, ये भी है, वो भी है। एक रखो और ध्यान रखो कि उसको लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, क्योंकि 0 डे ही आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्राउजर हैक होते हैं दुनिया में, क्योंकि उसमें हर हफ्ते कुछ ना कुछ 0 डे अवेलेबिलिटी आती रहती है। और यदि आप 4 दिन के अंदर वो अपडेट नहीं किया और वो रही, तो वो एक्सप्लॉइट हो जाएगी। सो दिस इज द रीजन। सेकेंड, आप खुद लॉग आउट करते रहेंगे और लॉग इन करेंगे तो वो सेशन लाइव नहीं रहेगा। एग्जैक्टली। तो रिस्क तो वैसे ही कम हो जाएगा। तो ये दूसरा एक, लोगों को कन्वीनियंस थोड़ा सा होता है, हमेशा कन्वीनियंस जैसे आप डालते हो रिस्क बढ़ जाता है, बिकॉज ऑटोफिल है। जैसे ऑटोफिल फीचर यूज क्यों करते हैं लोग, कि याद ना रखना पड़े, टाइप ना करना पड़े सारा अमित दुबे, एक बार टाइप किया तो ऑटोफिल फीचर है ब्राउजर का, नेक्स्ट टाइम नाम अपने आप आ जाता है, मोबाइल नंबर अपने आप भर गया, पासवर्ड अपने आप भर गया, अकाउंट डिटेल, आधार कार्ड। पर ये जो ऑटोफिल डिटेल है ये आपके ब्राउजर में सेव्ड है क्लियर टेक्स्ट में, और जो नेक्स्ट वेबसाइट में वो पॉपअप इन्फॉर्मेशन आ रही है वो तो नेक्स्ट वेबसाइट है, उसमें तो आपने भरा नहीं था, क्योंकि उसको भी एक्सेस है। इसका मतलब है मैं भी एक्सेस ले सकता हूं। मैं आपको कोई लिंक भेजूं, मैं ऑटोफिल डिटेल चुरा सकता हूं। सो एनी कन्वीनियंस विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ रिस्क। अब आप यदि अपडेटेड नहीं हो और कोई वल्नरेबिलिटी है ब्राउजर में, तो एक क्लिक में डिटेल निकल जाएगी, जिसमें आपके पासवर्ड भी है, बैंक अकाउंट डिटेल। सो एक तो ये सबसे बड़ी लर्निंग है कि होता कैसे है सेशन हाईजैकिंग और कैसे बचना है। इफ यू आर यूजिंग ओनली ऐप तो आप ऐसी सेफ हो जी, आप समझ रहे हो। तो ये इसलिए मैंने क्लियर करके पूरा आपको बताया कि होता ही क्यों है, क्योंकि कोई और भी मैनेज कर रहा है उसको। तो सर रिकवरी, यदि आपका फेसबुक हैक हो जाए तो आपने पुलिस के पास नहीं जाना है, आपने सिर्फ एक लिंक है facebook.com/hacked HACKED, उस पर जाना है। उसमें पूरा रिकवरी का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सिमिलरली यूट्यूब के लिए भी इंस्टाग्राम हैक होता है, instagram.com/hacked, ये 2 लिंक तो ऐसे ही, instagram.com/hacked HACKED। स्टेप बाय स्टेप आपको एक ईमेल आईडी देना पड़ेगा जहाँ पर रिकवरी लिंक आएगा, उसमें आपको ऑथेंटिकेट किया जाएगा विद योर सम, आपको एक फोटो दिखा के आईडी की वीडियो वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद उस ईमेल पर आपको रिकवरी लिंक आएगा। कोशिश कीजिए जो रिकवरी लिंक आप दें वो वाला ना हो जो पिछले वाले के लिंक था, अदरवाइज कई बार क्या होता है कि वो ईमेल भी हैक होता है, तो बंदा फिर परेशान कर सकता है आपको दोबारा। तो एक नया रख लें ताकि आपकी रिकवरी क्लीन हो और पुराने वाले चीज़ों के पासवर्ड बदल लें। अब आते हैं व्हाट्सएप यदि हैक हो जाए, वैसे तो 2 फैक्टर है तो नहीं होगा कभी हैक, पर क्रिमिनल क्या करता है, हैक कर लिया तो वो 2 फैक्टर डाल देता है। उसने 2 फैक्टर डाला
तो अब तो आपके पास 6 डिजिट कोड है नहीं, आपका गया। उसको रीसेट कैसे किया जाए? नंबर है आपके पास, ओटीपी आ रहा है, पर ओटीपी से क्या होगा? वो 6 डिजिट कोड ही नहीं है आपके पास। तो आपने एक ईमेल रखना यार, support@whatsapp.com। support@whatsapp.com को एक ईमेल लिखें और उस ईमेल पर रिक्वेस्ट करें कि ये मेरा नंबर है, आई एम ऑथराइज यूजर ऑफ दिस विद दिस ऑपरेटर, काइंडली हेल्प मी टू रिकवर दिस नंबर। 6 दिन लेता है व्हाट्सएप, 6 दिन बाद वो रिकवरी होती है, क्योंकि व्हाट्सएप का एक एसओपी है कि यदि फर्स्ट टाइम किसी ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन डाला है तो 6 दिन तक वो उसको रीसेट नहीं करने देगा, फर्स्ट टाइम यदि डाला है। तो क्रिमिनल ने जब डाला होगा इसीलिए क्योंकि आपने नहीं डाला है, तो वो तो फर्स्ट टाइम है, तो वो 6 दिन लेता है उसमें। फिर आ गए यूट्यूब पर। सो गूगल का प्रोसेस थोड़ा सा, वैसे तो support@google.com पे जाके आप ईमेल लिखे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत स्लो है सर इनका, पर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो उसका एक प्रोसेस है दूसरा। गूगल कई लोगों को CMS सर्विसेज देता है, जिसमें कंटेंट मैनेजमेंट, जैसे कई अकाउंट्स हैं यूट्यूब के, कई सारे जिसके पास अकाउंट है, फेसबुक भी देता है। जो लोग मल्टीपल एग्रीगेट करते हैं अकाउंट्स, और उनको फिर एडिशनल पावर दी जाती है कि कंटेंट डिलीशन की भी पावर होती है, कंटेंट अपग्रेडेशन की भी पावर होती है, कि भाई किसी को पुश करने की बहुत सारी पावर देता है। यदि आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के थ्रू जाते हो जिसमें एग्रीगेशन कर रखा है मल्टीपल अकाउंट का, तो वो हेल्प कर सकता है और इजीली रिकवर करा सकता है। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है कि पुलिस रिक्वेस्ट भेजेगी। पुलिस के पास एक स्पेशल कंट्रोल पैनल होता है गूगल का, cPanel, जिसमें पुलिस रिक्वेस्ट भेजती है तो वो ऑथराइज रिक्वेस्ट जाती है और उसके थ्रू रिकवर होता है। यदि पुलिस नहीं कर रही है, कर पा रही, तो आप कोर्ट ऑर्डर से भी करा सकते हैं, बट यही स्टेप है। cPanel जो CMS है वो कई लोगों के पास है, मतलब बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो एग्रीगेट करके ही मैनेज कर रही होती हैं। जी तो कई बार आपने देखा होगा कि आप कहोगे कि साहब मेरा यूट्यूब चैनल अचानक से पुश नहीं हो रहा है, कंप्लेन आती है ना, या मेरा अच्छा खासा चल रहा था, कोई इसके पीछे पड़ गया, ऐसी कुछ चीज़ें। ऐसे कई लोग कहते हैं कि फॉलोअर्स उनके बढ़ने बंद हो गए हैं या वीडियोस नहीं चलते, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सेटिंग्स बदल गई। जी वो आपकी नहीं बदली, वो सिमिलर कंटेंट। तो 3-4 तरीके से सेटिंग होती है। कंटेंट क्या है, हिस्ट्री क्या है, और हेल्दी कितना है, मतलब कितना रेगुलरली आप काम कंटेंट करते हैं। डालते हो, ये सब चीज़ें होती हैं। और भी कई सारे क्राइटेरियाज, उसके बेस पे एक प्रायोरिटी सेट होती है कंटेंट पुश होने की। यदि कोई चीज़ वायरल होनी शुरू हुई तो फिर वो और पुश होने लगती है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक पुश मिल जाता है उसको। जी पर जो ये CMS प्लेटफॉर्म है, दे कैन प्ले विद दोज फैक्टर्स, और वो उसी तरह के कंटेंट, कोई दूसरा जो कंटेंट है उसको पुश कर सकता है। ओके तो आपका नेचुरल ऑर्गेनिक पुश स्लो हो जाता है, ओके बिकॉज उनके पास एक एग्रीगेशन है, उनके वो दे आर मैनेजिंग 250, 300, 400, 1000 अकाउंट्स। तो गूगल रिलाइज ऑन देयर रिकमेंडेशन, इट्स लाइक दैट, क्योंकि वहाँ से बिजनेस आ रहा है, तो वो उस तरह का एक एसोसिएशन होता है। सर यूँ तो हमने काफ़ी सारी बातें की कि कैसे अपने आप को सिक्योर कर सकें, गलतियां ना करें, बट गॉड फॉरबिड अगर किसी के ऊपर ऐसा साइबर अटैक होता है या कोई भी ऐसा कोई फ्रॉड में फंस जाता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे स्टेप्स हैं कि आप साइबर क्राइम को इफ़ेक्टिवली रिपोर्ट कर सकें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे करें। यदि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तो आई एम सरप्राइज, क्योंकि आप देखेंगे ना, न्यूज़पेपर से लेकर अमिताभ बच्चन जी से लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी तक हर दिन यही बात कर रहे हैं कि यदि कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाए तो 1930 पर कॉल करें। ये गृह मंत्रालय का 24 घंटे का हेल्पलाइन नंबर है, 1930। इस पर कॉल करके आप किसी भी अकाउंट को फ्रीज करा सकते हैं। तो यदि आपने लालच में, कंफ्यूजन में किसी भी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और एक फ्रॉड आपके संग हो गया, तो आप 1930 कॉल करें, अकाउंट डिटेल दें, ट्रांजेक्शन ID दें, जहाँ पैसे गए वो डिटेल दें, वो उस अकाउंट को फ्रीज करा देंगे। जैसे ही वो अकाउंट फ्रीज होगा, आपके पैसे फिर अपने आप वापस आएंगे, क्योंकि जो बैंक है उस पर डिस्प्यूट रेज कर दोगे, आप बैंक को एक रिक्वेस्ट डालोगे, उस पर डिस्प्यूट की तो गलत ट्रांजेक्शन हुआ, सामने वाला बैंक उसके ओनर को लिखेगा कि आप बताइए किस लिए आया था पैसा आपके अकाउंट। वो आएगा ही नहीं बैंक में, क्योंकि वो क्रिमिनल है और उसके नाम पे वो अकाउंट है ही नहीं। वो अकाउंट किसी और के नाम पर, उड़ीसा के किसी किसान के नाम पर, वेस्ट बंगाल के सब्जी वाले के नाम पर, वो तो मैनेज कर रहा था अकाउंट, तो वो कभी बैंक में फिजिकली तो आएगा नहीं। उसका काम था सिर्फ ऑनलाइन।
21 दिन बैंक वेट करेगा, जब आपका नहीं आएगा तो बैंक वापस रिवर्ट कर देगा पेमेंट। तो 1930 याद रखें, और दूसरा www.cybercrime.gov.in, ये ऑनलाइन पोर्टल है, नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जिस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि आप 1930 कॉल करेंगे, आप सारी चीज़ें वर्बली नहीं बता पाते कि नंबर है, अकाउंट डिटेल, बहुत बड़े बड़े नंबर्स। तो आप क्या करें, सबसे पहले www.cybercrime.gov.in पर जाएं, उस पर सारी डिटेल डाल दें, पूरी कंप्लेन लिख दें, और जो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो 1930 को बता दें कि सर ये कंप्लेन मैंने कर दी है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है, इस पर एक्शन करवा दीजिए। वो तुरंत एक्शन कराएंगे, उन सारे अकाउंट को फ्रीज कराएंगे। जितनी जल्दी ये हो जाए उतना पैसा आपका वापस आ जाएगा। इससे पहले कि कैश विड्रॉल शुरू हो जाए, क्रिप्टो में पैसा कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, गिफ्ट कार्ड के थ्रू निकलना शुरू हो जाए, आपके लिए जो पहले 3 घंटे हैं वो गोल्डन आवर्स होते हैं। यदि आपने 3 घंटे में ये काम कर दिया, एक कंप्लेंट बैंक को भी करते हैं अपने, बैंक इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से कि ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन है, आई एम रेजिंग डिस्प्यूट, इसको आप ब्लॉक कराइए। ये 3 जगह 1930, cybercrime.gov.in एंड बैंक, यू शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म, आपका पैसा वापस आएगा। सर एक कुछ किस्सा बताना है मुझे आपको। अब आई डोंट नो आप किस तरीके से लेंगे, बिकॉज मैं आईटी प्रोफेशनल हूँ एंड सॉफ्टवेयर कंपनी भी चला रहा हूँ, और मेरी कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो मेरे टीम मेंबर्स को पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि कुछ वेबसाइट्स हैं और कुछ हमारी वेबसाइट भी चल रही है। और ये किस्सा है मई 2022 का। लाइनआउट का हमारा सर्वर है एंड इट्स अ सिक्योर सर्वर, क्लाउड सर्वर। तो बल्कि हमारी 2 वेबसाइट्स वहाँ पे एस्ट्रो डोमेन की वहाँ पर हैक हो जाती है, और हैक भी वैसी कि जो डोमेन पे गए तो कुछ भी नहीं मिला। और जब क्लाउड सर्वर को मैंने लॉगिन किया तो मालूम चला कि जो 2 इंस्टेंस बने हुए थे दोनों वेबसाइट्स के, वहाँ से गायब थे। इंस्टेड जो हैकर था उसने वहाँ पर 6-7 और इंस्टेंस बना दिए थे। और फिर मैं रिकवरी मोड में गया कि रिकवरी मोड में तो हमें मिल ही जाएगा इंस्टेंस, सर वो भी गायब था। और सर जो बैकअप चलता था हमारा ऑल्टरनेट डेज में, तीसरे दिन में, वो भी नहीं था। देन वी कॉल्ड लाइनआउट, डिस्कशन हुआ, सपोर्ट एटसेट्रा, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। और यहाँ पर मुद्दा ये है कि मेरी बहुत वर्षों से आदत है कि एक लॉकर रखा है अराउंड 400 से 450 किलो का। तो जितनी भी वेबसाइट्स हैं मेरी अपनी क्लाइंट्स की और मेरी जो ऑपरेशनल टीम है, तो उनको मैंने एक आदत बना के रखी हुई है कि आपने हर वेबसाइट का 3rd डे में डाटा बैकअप लेना है एंड उसको लॉकर में उन हार्ड डिस्क को डाल देना है। वेरी गुड। और जब ये हुआ तो हमारे पास वो डाटा था लॉकर में, तो लॉकर से हार्ड डिस्क लेके आते हैं हम लोग एंड रिकवर हो, विद इन 6 आवर वो साइट को हम रिस्टोर कर देते हैं। सर कितना सिक्योर है वेबसाइट से, और वो भी लाइनआउट सर्वर। बिकॉज हम अगर सिक्योरिटी की भी बात करें, बिकॉज बहुत कुछ सीखा जहाँ हमने आपसे, और बिकॉज ये चीज़ें मैं खुद भी पढ़ता हूँ, टीम भी है, प्रैक्टिस भी होती हैं, लेकिन उसके बाद कभी साइट हैक हुई नहीं। तो पहले तो सर जब वो साइट हैक हुई आपने रूट कॉज एनालिसिस किया होगा? किया, लेकिन सर कुछ मिला ही नहीं। पूरी टीम ने रिसर्च की। मैं बताता हूँ सामने वाले को क्या फ़ायदा हुआ आपकी साइट, इस मतलब आप खुंदस देख रहे हो कि बैकअप से भी उड़ा देना, आपके क्या कहते इंस्टेंसेस पूरे सारे क्लीन कर देना और नए इंस्टेंसेस क्रिएट कर देना। ये वही बंदा कर सकता है जो आपसे कमाना नहीं चाहता, आपको परेशान करना चाहता, बेसिकली दुश्मन है। सर ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि हमारी वेबसाइट है astrokapoor.com, आज अगर हम एशिया की भी बात करें, इंस्टेंट वर्ल्ड में अगर हम एस्ट्रोलॉजी के डोमेन की बात करें तो दिस इज नंबर 1 वेबसाइट इन ऑल, लाइक मैं वही हिंट कर रहा था। सो बहुत सारे पेजेस हैं और लोग रिसर्च करने आते हैं, हमारी वेबसाइट से डाटा लेने भी आते हैं। सो हैकिंग एज ए सर्विस भी जाती है, कई बार कॉम्पिटिटर्स भी करवाते हैं, कई बार इनसाइडर थ्रेट भी होता है कि आपके यहाँ से कोई एम्प्लॉई है, खुंदस खा के बैठा हुआ है, उसने कहा यार इसको तो बर्बाद करना है। आई गॉट सच केसेस। जी हाँ, 70-80% टाइम इनसाइडर होता है। जी हाँ, क्योंकि जब मैं मोडस ऑपरेंडी पूरी देखता हूँ, मैं कहता हूँ इसमें कहीं ना कहीं जब मैं इन्वेस्टिगेट करूँगा तो बता दूंगा यार ये चीज़ तो बिना इनसाइडर के हो ही नहीं सकती थी, जी, क्योंकि ये चीज़ तो पता होना चाहिए बाहर जो। सो जब वो पूरा रूट कॉज एनालिसिस होगा देन आई विल बी एबल टू क्लेम ऑन दैट, बट द प्रैक्टिस दैट यू आर यूजिंग इज अमेजिंग। जी, क्योंकि मेरी भी रिकमेंडेशन ही होती है कि भैया बैकअप पर रिलाई करना है। जी, बैकअप नहीं होगा, कोई आदमी आपको लिख के नहीं दे सकता कि आपका ये सर्वर कभी हैक नहीं होगा, कोई नहीं दे सकता। जी, कौन दे देगा भाई? ट्विटर बचा लो ना, फिर कुछ नहीं कर पाए। सब रिस्क बेस्ड अप्रोच देते हैं कि सर रिस्क कम कर दिया मैंने, अरे रिस्क की बेस तो कम किया है, पर यदि सामने वाला कसम ही खा के बैठा है कि मैं बर्बाद करूंगा तो
कर ही देगा ना। और सर वो भी मैं बैकअप इस तरह से लेता हूँ कि ये जो बैकअप होता है 2 लोकल मशीन में एंड हार्ड डिस्क में, वो भी डबल बैकअप एंड लॉकर के अंदर। सो नॉर्मली जब हम सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाते हैं किसी का, तो हम डेटा डायोड इन प्लेस कर देते हैं। उसमें डेटा डायोड क्या होता है कि यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो होता है, डेटा वापस नहीं आ सकता, डेटा इधर से जा सकता है। जी हाँ, तो हमने बैकअप सर्वर्स रखे और डेटा डायोड प्लेस कर दिया, तो वो डेटा सिर्फ जाएगा, बैकअप में जाएगा, पर आ नहीं सकता। तो एक्सेस होगा नहीं, तो इंटरप्शन नहीं होगा, तो कभी कोई रैंसमवेयर अटैक नहीं होगा। सो रैंसमवेयर अटैक से बचने के लिए, ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए, वी ऑलवेज डिजाइन इट एट द क्लाउड ओनली। आपको हार्ड डिस्क नहीं रखना, तो क्लाउड पे भी किसी दूसरे इंस्टेंस पर, किसी दूसरे क्लाउड पे ही बैकअप भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम इसी कंपनी के क्लाउड पे जाए, यस, बिकॉज वी हैव टू सेग्रीगेट द रिस्क, जी हाँ। है ना। एक ही पर रखोगे आप, तो जितना सेग्रीगेशन होगा उतना रिस्क कम हो जाएगा। पर सर किसी ने कसम ही खा रखी होगी तो वो दूसरे के क्लाउड से भी उड़ा देगा डेटा। तभी तो मल्टीपल रखते हैं। यस, मल्टीपल बैकअप्स और मल्टीपल इंस्टेंसेस होते हैं। पर जो आप कर रहे हो वो भी एक ऑप्शन होता है। पर जी। होता क्या है, जब बहुत ज्यादा बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां पर हर चीज आप ऐसे लोकल ड्राइव में कॉपी करके नहीं रख सकते, जी हाँ, क्योंकि वो उसमें चेंजेस भी बड़े फास्ट होते हैं। यस, सो यू रिलाई ऑन दी आर्किटेक्चर जी हाँ, कि वो क्लाउड पे ही रहे, बट क्लाउड पे भी हम मल्टीपल रखने से यू आर आल्सो कीपिंग 2 कॉपीज ऑफ इट। बल्कि सर 2 लोग स्पेशल, मैंने 2 एम्प्लॉयज इसी के लिए रखे हैं कि आपने यही काम करना है। तो And बिल्कुल करना authenticate चाहिए। कर- देखिए, यदि आप एक सीए फर्म थी हैदराबाद की, बंद हो गई, जी हाँ, रैंसमवेयर अटैक हुआ, 750 क्लाइंट मैनेज करते थे बड़े सारे, जी हाँ, करे सर होगा ऑप्शन नहीं, सब डेटा चला गया और वो इनक्रिप्ट हो गया था और वो पैसे मांग रहा था, उसने 70-80 करोड़ मांगे, जी हाँ, ये नहीं दे पा रहे थे, डिले होता गया, उसके बाद तो टाइम लाइन होती वही खत्म हो गई, फिर वो रिकवरी नहीं हुआ कभी। ओके, इवेंचुअली वो सीए फर्म बंद हो गई, जी हाँ, पेनल्टी अलग, कस्टमर अलग कपड़े फाड़ रहा है, सिर्फ गलती है कि बैकअप नहीं था। तो आप रिस्क इतना बड़ा है ना आजकल, क्योंकि हमारा इतना डिपेंडेंसी हो गई, ऐसी कोई बिजनेस है नहीं जो डेटा ना पे ना खेल रही हो। सर वो भी इसलिए क्वेश्चन आया था मेरे दिमाग में कभी कि कभी दुनिया में अगर युद्ध होंगे तो क्लाउड सर्वर कहीं ना कहीं से तो मिसाइल गिरेंगी, मालूम चला कि सर्वर ही उड़ा दिए गए मिसाइलों के द्वारा, तो बचेगा क्या? क्योंकि आज भी कई लोगों को क्लाउड वो ऊपर वाला क्लाउड समझ आता है, बिकॉज कई बार लोग नहीं समझ सकते कि क्लाउड जो है तो यू हैव सर्वर एंड डाटा इज सिक्योर समवेयर। अगर वो डाटा को उड़ा दिया गया, कोई मिसाइल गिर गई, फिर क्या करोगे आप? नहीं, वो तो है, इसीलिए इंडिजीनियस सॉल्यूशंस बहुत ज़रूरी है। और हमेशा ये डिस्कशंस भी होता है कि किसी ने मेरे से पूछा कि साहब यदि यूएस परेशान करना चाहे और सिर्फ गूगल की एक सर्विस बंद कर दे एग्जैक्टली, तो रो देंगे। आज मैप बंद कर दे, वो भी 1 मिनट के लिए, 1 मिनट, गाड़ियाँ कितनी एक्सीडेंट हो जाएंगी आप रोड पे। देखिए कंफ्यूजन क्रिएट, आप भूल चुके हैं कि रास्ता आप कैसे चाहे। जी हाँ, आपकी मेमोरी या आपकी जो नेचुरल स्किल्स थी वो खत्म हो चुकी हैं, बिकॉज यू आर टू मच डिपेंडेंट ऑन दीज एप्स। एग्जैक्टली, खाना बंद कर देगा ना तो भूखे मर जाएंगे लोग, आदत हो जाएगा, order आएगा, इतना डिपेंडेंट हो गए कि चिंता नहीं होती कि मंगा लेंगे 10 मिनट पे तो आ ही जाएगा। यस, मतलब ये वाली चीज हो गई। लोग, ये भी एक सिचुएशन देखिए, एक बच्चा एग्जाम देने जा रहा और अपना वो आईडी कार्ड भूल गया, घर एग्जाम देने जा रहा है, तो उसने मेट्रो से ही वो ऑर्डर किया और वो आ गया डिलीवर करने वहां पर। ऐसा कुछ हुआ तो जेरोक्स लेना था या कुछ था। जी, तो हम इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं, वरना हम क्या करते थे कि हम सारी चीजें 2 दिन पहले सब चेक करते थे, सब है चेकलिस्ट, ये और रीवैलिडेशन होता था। कोई चेकलिस्ट कोई नहीं बनाता, ट्रैवल करना है सब मिल जाएगा जी, बिकॉज वी आर एक्चुअली रियली डिपेंडेंट ऑन द थिंग्स। अब उसी वही हमारी कमजोरी है। उसने कहा जीमेल बंद कर दो जरा भाई, व्हाट्सएप बंद कर दो भाई, फिर देखो आपकी जीडीपी जहाँ 25% ना नीचे हो जाए तो खेती करके कमा रहे होगे आप। यस, बाकी सारे बिजनेस तो इतना डिपेंडेंट है। बिल्कुल, सो ये रियल फैक्ट है कि जब तक हमारे इंडिजिनस ऑप्शंस नहीं होंगे, वी आर ऑलवेज बीइंग ब्लैकमेल्ड। वो थ्रेट है यस, और शायद आज हो, हमें नहीं पता गवर्नमेंट किस तरीके से मैनेज कर रही है। जब जोहो को प्रमोट किया गया जी बिल्कुल, कि भाई एक हमारा ऑल्टरनेटिव तो हो, कहीं ऐसा ना हो कल के दिन। इनफैक्ट सर मैं भी जो यूज कर रहा हूँ आज के समय में। जरूरी है, कम से कम देखिए, कुछ नहीं से अच्छा एक बैकअप रहे हमेशा, एग्जैक्ट, कि हम सरवाइव कर गए। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिकमेंडेशंस जी, कि इंडिजिनस ऑप्शंस आना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये भी रिकमेंड करता हूँ कि हमारा खुद का प्ले स्टोर होना चाहिए, बिल्कुल, यस, क्योंकि हम क्यों गूगल को ये डिसीजन देने देते हैं कि कौन सी ऐप रहेगी, कौन सी आगे जाएगी, कौन सी पीछे जाएगी। और इसमें मोनोपोली भी है, अपनी मर्जी का चलाते भी हैं वो लोग। और यूट्यूब, हम
जितना कमाते हैं हमारे इन्फ्लुएंसर्स, उससे 3 गुने से ज्यादा तो गूगल कमाता है। गूगल की आज की डेट में सबसे ज्यादा अर्निंग यूट्यूब से। तो आप इतना पैसा बाहर जा रहा है जबकि कंटेंट यहाँ बन रहा है, Yes. देख भी यही रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई पूरी इकोनॉमी हमने खड़ी की, कमा रहा है बाहर जस्ट बिकॉज एन ऐप। यस, या कोई भी दूसरा ऐसा एग्जाम्पल आप देखिए, इतना पैसा हमसे कमा के ले जा रहे हो। और उसके बाद थ्रेट ये कि साहब मेरा यूट्यूब चैनल उड़ा दिया। मतलब आपने 10 साल करके कंटेंट बनाया, कोई बैकअप नहीं था, और वो फिर जवाब भी नहीं दे रहा कि आप उड़ा दिया, जाओ। जी। तो हमारे पास कोई लीगल पावर ही नहीं है यस, कि हम उसको ये लिखें कि भैया ये तो करोड़ों का था मेरा मामला, ये ऐसे कैसे उड़ा दिया, मुझे वो तो दे दो। कुछ नहीं देते। एंड आई हैव हंड्रेड्स ऑफ केसेस ऑफ पीपल जिनके यूट्यूब चैनल उड़ा दिए या फेसबुक पेज उड़ा दिए जस्ट बिकॉज सम स्ट्राइक सम कम, बट यार उसका अपना आईपी था, उसको कोई लीगल राइट नहीं। एट द एंड हम ये कह सकते हैं, इससे पहले कि हम पॉडकास्ट एंड करें, कि हम कुछ भी कर लें, सदियां कोई भी हो, एक चीज़ हमेशा इंटैक्ट रहेगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और अगर आपसे कुछ मूल मंत्र शॉर्ट में मिल जाएं जिससे हमारे दर्शक ये कह सकें कि ये कुछ मूल सिद्धांत हैं, बस इतने को फॉलो कर लोगे तो आप सिक्योर हो, तो वो जो 2-3 टिप्स अगर आप देना चाहें। देखिए, कोई भी ऑनलाइन चीज़ जब आप यूज़ करते हो, पहला थंब रूल है कि हमेशा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो होना ही चाहिए। एक सिर्फ पासवर्ड बेस्ड यदि ऑथेंटिकेशन है तो आप मान के चलो कि वो हैक है, हो नहीं जाएगा, है हैक, क्योंकि पासवर्ड तो मैं निकाल ही लूँगा। दूसरा जो सबसे पर्सनलाइज चीज़ होती है कि आपने कभी भी कोई डिसीजन जल्दबाजी में नहीं करना है। आरटीओ का चालान आ गया, अभी भर देता हूँ, आदत डालनी होगी, एक बार चेक कर लो। आपको कॉल आया कि आपका बच्चा परेशान है, अभी पैसा वेरिफिकेशन की आदत डालिए, क्योंकि अभी एआई आ जाएगा और इजी हो जाएगा आपको इन्फ्लुएंस करके उद्वेलित कर देना और पैनिक मचा देना। आपने हमेशा वेरीफाई करना। यदि आपको इन्हीं के नंबर से कॉल आ जाए, जो कि हो जाता है, कॉल स्पूफिंग इज पॉसिबल। अभी एक सज्जन तिहाड़ जेल में बंद है, वो गृह मंत्री जी के नंबर से कॉल लगाते थे, यूपी के डीजीपी के नंबर से कॉल जाते थे लोग। सो कॉल स्पूफिंग इज अ वेरी इजी अटैक वेक्टर। ईमेल, किसी के भी ईमेल से आप ईमेल कर सकते हैं। अब तो वॉइस क्लोन हो जाती है तो और कन्विक्शन बढ़ जाएगा। तो ऐसे में आपने डाउट करने की आदत डालनी कि यार ये अचानक अनयूजुअल रिक्वेस्ट है। आप कॉल बैक करेंगे तो ओरिजिनल बंदा उठाएगा। मैं कॉल स्पूफ कर सकता हूँ, मतलब कॉल डायल तो कर सकता हूँ, कॉल रिसीव नहीं कर सकता। तो जैसे आपने कॉल बैक किया, यदि वो नहीं उठा रहा है तो फिर कुछ गड़बड़ है। जो बंदा भी कॉल करके अर्जेंसी दिखा सकता है, वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा? व्हाट्सएप पर ट्राई करो, हो सकता है वो फ्लाइट में, हो सकता है वो। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत हेल्प करेगी कि आपने चेक करना है, वेरीफाई करना है। डिस्लेरस का केस हुआ, किसी से बात ही नहीं कर रहे हो, अरे बात करो किसी से। ऐसी कोई आफत नहीं है जो सुलझाई नहीं जा सकती। सो फर्स्ट टेक्निकल जो मैंने कहा मल्टी फैक्टर, दूसरा पर्सनल कि यू शुड ऑलवेज चेक एंड वेरीफाई बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। एक ऐप सजेस्ट कर सकता हूं जो बड़ी हेल्प कर सकती है। ऐप का नाम है मोबी आर्मर, वेबसाइट है armor.mobi, प्ले स्टोर पर भी है, ऐप स्टोर पर भी है। इसमें 6 ऐसे फीचर हैं जो आपको प्रोएक्टिव चीज़ों को टेस्ट करने में हेल्प करेंगे। जैसे आपको क्यूआर कोड आया, कोई स्कैन करना है। अब क्यूआर कोड आप बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वाईफाई कनेक्शन क्यूआर कोड, मेनू कार्ड होटल का क्यूआर कोड, एडवर्टीजमेंट क्यूआर कोड, शादी का कार्ड क्यूआर कोड, बोर्डिंग पास क्यूआर कोड, बिल क्यूआर कोड, पेमेंट तो क्यूआर कोड है ही। आप क्यूआर कोड से घिरे हुए हो। अब ऐसे में कोई भी गलत क्यूआर कोड स्कैन करके आप अपने फ़ोन को रिस्क पे ला सकते हो। तो आप मोबी आर्मर से पहले स्कैन करें। इट विल टेक दैट क्यूआर कोड इन अ सैंडबॉक्सिंग एनवायरनमेंट, आइसोलेटेड एनवायरनमेंट, वहाँ रन करेगा, उसका बिहेवियर देखेगा, आपको ये रिपोर्ट दे देगा कि ये सेफ है, अनसेफ है, क्या गड़बड़ कर सकता है। माइक्रोफोन ऑन करेगा, आपका कैमरा करेगा, क्या गड़बड़ करेगा। देन यू टेक ए कॉल। दूसरा इसमें ऑप्शन है लिंक स्कैनर का। आपने गूगल पर सर्च किया कि मुझे उड़ीसा में होटल बुक करना है, सिंगापुर में क्रूज बुक करना है, केदारनाथ हेलीकॉप्टर बुक करना है। लिंक आया, आपने पे कर दिया, आप खुश कि आपने तो पेमेंट कर दिया, और वहाँ तो फर्जी लिंक था। लेमन ट्री से लेकर मैरियट तक हर एक होटल के फर्जी लिंक बने हुए। जी बिल्कुल। लोग पे करते हैं फिर रुकते हैं। अभी कुंभ के टाइम पे फर्जी लिंक बने कि टेंट बुक करने वाले लुट गए लोग, अयोध्या में आश्रम बुक करने वाले लुट गए लोग, दिलजीत दोसांझ का शो था, टिकट बुक करने लुट गए लोग। आप कैसे चेक करोगे कि लिंक जो आपने गूगल पर ढूंढ लिया है, या आपको व्हाट्सएप पे आया है, या आपको एसएमएस पे सेफ है, या वही है जो आप सोच रहे हो? आरटीओ का चालान आ गया, जी, लिंक कैसे पता आपको वही है? तो आपने लिंक कॉपी करके मोबी आर्मर के थ्रू स्कैन कर लें। ये बता देगा कि ये लिंक क्लोन लिंक है, ये ओरिजिनल नहीं है।
ये टर्की, चाइना, ईरान, पाकिस्तान में होस्टेड है, ये 2 हफ्ते पुराना है, 4 दिन पुराना है, उस बेस पर एंड विद एआई इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि इसमें पेमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फ्लिपकार्ट, अमेजन के क्लोन लिंक आ जाते हैं। थर्ड है इसमें ऐप स्कैनिंग, कि आपके फ़ोन में जितनी ऐप हैं आप चेक कर लें कि इसमें से कौन सी सेफ है, कौन सी अनसेफ। नॉट एज ए वायरस, वो तो एंटीवायरस भी चेक कर लेता है, ये बिहेवियर चेक करता है उस ऐप का कि ये आपका बिहेवियर क्या है, जिससे फ्रॉडस्टर को हेल्प मिल जाएगी। जैसे कई सारी ऐप हैं जो आपका स्क्रीन शेयर कर देती हैं, टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, एनी डेस्क, ये चेक कर लेता है कि यार ये तो स्क्रीन शेयर करने वाले को हटाओ, रिस्क है। अब आपको शायद पता हो पर आपके पेरेंट्स या रिलेटिव्स को नहीं पता और वो गड़बड़ कर सकते हैं, तो मूवी आर्मर विल वार्न यू अबाउट दिस कि ये तो स्क्रीन शेयर करने वाली है भाई, इसको फ़ोन में मत रखना। फिर कई सारे गेम्स होते हैं जो बच्चे खेलते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि यार ये तो ओटीपी उड़ाने वाली ऐप है, वो तो एसएमएस पढ़ने का परमिशन दे दिया आपने, ऐसा कुछ भी होगा वो वार्न कर देगा, ये गेम तो ओटीपी ले रहा है। तो ऑल दैट प्रोएक्टिवली यू कैन चेक थ्रू मूवी आर्मर एंड वो रेड करके दिखा देगा, उसको आप तुरंत अनइंस्टॉल कर लो। फिर उसमें वाईफाई सिक्योरिटी का भी ऑप्शन है कि किसी भी पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट होते हो, वेदर इट इज सेफ अनसेफ, आप ये भी चेक कर सकते हो कि यदि किसी ने वो वाईफाई हैक कर रखा है तो किसने, उसका आईपी भी दिख जाएगा। फिर उसमें आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपका डेटा कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है इंटरनेट पर, आपके बैंक अकाउंट डिटेल, पासवर्ड, आधार कार्ड, आप रोक नहीं सकते, डिलीट नहीं कर पाएंगे, वो तो चला गया, पर आपको पता है तो आप सेफ हैं, क्योंकि आपकी ये जर्नी हो गई। सो अमित जी, जहाँ मुझे लग रहा है कि एक बार आपको दोबारा आना पड़ेगा, बिकॉज आपने जो पेरेंट्स की बात कही थी, बिकॉज हमारे जो यंग जनरेशन है बहुत डिस्टर्ब होती जा रही है, और अगर ऐसे ही हालत चली तो आज भारत दुनिया में हमारे जो यंगस्टर्स हैं सबसे ज़्यादा हैं, और अगर हमारे जो यंगस्टर्स हैं और इतने अगर अंदर डीप में चले गए कि जो गलत तरीके से जिस तरह से वेब को यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खो देंगे हम सब कुछ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आपको फिर से आना पड़ेगा, और तब तक हमारे जो व्यूअर्स हैं बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछने वाले हैं उसी संदर्भ में आपसे, तो वो भी हमें हेल्प मिलेगी। सो व्यूअर्स के लिए आज के लिए दोस्तों बहुत अच्छा सेशन रहा, एंड आप लोग ये पॉडकास्ट देखिए और अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए। जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं आप ज़रूर कमेंट करें, और आज के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।